जी जनाब, तो अब हम अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं टू द एयर स्ट्रीम मैकेनिज़म्स, जिसके अंदर हमने कहा था कि हमारे पास तीन मेजर एयर स्ट्रीम मैकेनिज़म्स हैं, जिसमें से पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज़ पल्मोनिक, यानी हमारे फेफड़े। सो पल्मोनिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म, जिसमें फेफड़ों से हवा आ रही है या उसमें हवा जा रही है, ये हवा मूव करती है हमारे आर्टिकुलेटरी सिस्टम से, एंड देन दैट क्रिएट्स, वी यूज़ दैट टू क्रिएट साउंड्स। द अदर एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म इज़ ग्लॉटिक। हम अपने ग्लॉटिस के ऊपर क्लोजर करके ऊपर नीचे मूव करते हैं और हवा को मूव करते हैं। ये चीज़ आपको मैं अगर इसकी एग्जांपल दूं तो वो एग्जांपल वो है जो आवाज़ें हम नॉर्मली स्पीच, अगर आप सिंधी स्पीकर नहीं है, बिकॉज इन सिंधी देर इज़ बेसिकली ग्लॉटिक इंग्रेसिव साउंड, जो मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा। बट अदरवाइज ग्लॉटिक को सोर्स यूज़ करने के लिए, इफ़ यू हैव एवर डन दीज बीट बॉक्सिंग साउंड्स लाइक, इट्स दैट साउंड। ये हम ग्लॉटिस के ऊपर क्लोजर करके नीचे मूव कर रहे हैं। सो लेट मी move the mic closer and let me also try to show it to you. My Adam's apple will move. So I'm basically ग्लॉटिस के ऊपर क्लोजर किया, नीचे मूव किया ग्लॉटिस को, फोल्ड्स नीचे, ये पूरे का पूरा मेरा जो है ना, यानी ग्लॉटिस नहीं, यानी मेरा लैरिंक्स मूव हुआ है। सो मैंने फोल्ड्स बंद किए, लैरिंक्स नीचे मूव किया, ऊपर एक वैक्यूम सा क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जो एयर प्रेशर लो हो रहा है, एंड देन आई सडनली ओपन इट। व्हेन आई ओपन इट, साउंड मूव, जो जो हवा तेजी से ऊपर मूव होती है उसकी आपको साउंड आती है। सो इट्स लाइक, and you can probably do it the other direction as well. मैं उतना माहिर नहीं हूँ कि मैं वो कर सकूँ, but you can definitely try. And then Velaric, ये basically Velaric वो हैं जो क्लिक्स हैं हमारे, इसकी भी अभी हम बात करते हैं। सो पल्मोनिक के अंदर जो सबसे मेजर और ये सारी जबानों में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मैकेनिज्म है एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, विच इज पल्मोनिक इग्रेसिव। पल्मोनिक बाहर की तरफ हवा फेंकता हुआ, एयर फ्लो इज डायरेक्टेड आउटवर्ड टुवर्ड्स द ओरल या नेजल कैविटी, ठीक है। सो प्रेशर इज बिल्ट बाय द कंप्रेशन ऑफ लंग्स, डायफ्राम ऊपर मूव होती है, लंग्स कंप्रेस होते हैं, हवा बाहर निकलती है, ठीक है। और ज्यादातर जो लैंग्वेजेस की साउंड्स हैं वो इससे बनती हैं, जो जिस तरह से हम बोल रहे होते हैं। इंग्रेसिव में द एयर फ्लो इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स फ्रॉम द ओरल कैविटी। सो आवाज अंदर की तरफ जाते हुए आ रही है। एंड अगर आपको मालूम हो, ये यूजुअली ना गैस्पिंग, साइंग, इस तरह की आवाजें, थ्रोट क्लियरिंग, उसके अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है। या ये जो है हाँ, सो ये इट्स डिफिकल्ट, मैं खुद से बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट लेकिन अंदर की तरफ आवाज ले जाते, हवा ले जाते हुए, सो समटाइम्स वी इवन स्पीक। सो यॉर्निंग के टाइम पे अगर आप आवाज में कुछ बोल रहे हैं तो हम इसके अंदर बोल रहे होंगे। सो या तो हम इसको ऐसे क्यूज में यूज कर रहे होते हैं जो कि डायरेक्टली लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं होते, या गैस्पिंग या साइंग या थ्रोट क्लियरिंग की साउंड्स में कर रहे होते हैं, ठीक है। I'm unable to give you many examples of this, but if you search on YouTube for pulmonic ingressive sounds तो आपको बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, और you could basically come up with many of your own। हवा अंदर जा रही है फेफड़ों में and you're producing a sound, you can even speak, लेकिन this will sound too funny to perform in front of the camera here, so इतना ही बहुत है जितना ऑलरेडी कर लिया। All right, let's move on. This other is the glottic egressive and the glottic ingressive sounds. So glottic egressive का मतलब ये है कि ग्लॉटिस बंद होके ऊपर मूव होगा, यानी वोकल फोल्ड्स बंद होके ऊपर मूव होंगे, प्रेशर बढ़ेगा, और वो आपने एक आर्टिकुलेटर लेट से बंद किया हुआ है, लाइक यू सी इट हियर, जो आपको नजर आ रहा है, आपने आर्टिकुलेटर को यहाँ से बंद किया हुआ है, और बंद करके आपने ग्लॉटिस को, वोकल फोल्ड्स बंद करके ऊपर की तरफ मूव किया, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, यहाँ पे साउंड का प्रेशर बढ़ गया। वो बढ़ा हुआ प्रेशर जब आपने इस आर्टिकुलेटर को ओपन किया, इस आर्टिकुलेटर को जब आपने ओपन किया, तो एज अ रिजल्ट यू गेट अ प्लोसिव हियर, ठीक है। सो दैट्स ग्लॉटिक इजेक्टिव। ये इसकी मैं आपको कुछ मिसालें ना जो IPA चार्ट का जो जो ऑडियो वर्जन है उससे मैं सुनाऊंगा। आई कैन नॉट परफॉर्म देम, दिस इज लिटिल बिट अनयूजुअल फॉर अस जिनकी ज़बान में आवाज़ें नहीं होती, बट ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये साउंड्स मौजूद हैं जो कि इससे बनाई जाती हैं। सो देयर इज अ पा, होंठों को क्लोज किया, ग्लॉटिस ऊपर मूव किया, मुंह में प्रेशर बिल्ड हुआ, एंड यू रिलीज इट। सो इट्स लाइक आई कांट डू दिस, बट इट विल बी लाइक, फेफड़ों से हवा नहीं आएगी बल्कि ग्लॉटिस ऊपर मूव होने से आएगी। सिमिलरली जो दूसरी मिसाल है उसकी हमारे पास सिंधी में भी आवाज़ें हैं। सो होसा में आवाज़ें हैं और सिंधी में हैं। ये वो है जिसमें जैसे मैंने अभी ग्लॉटिस नीचे मूव किया था। सो आई प्रैक्टिस्ड इट वंस, लेट मी ट्राई इफ आई कैन से दिस, ग ग ग ड ड ड ड ड ग। सो ये अंदर की तरफ
आवाज आ रही है और ये नीचे मूव हो रहा है, लाइक आई मूव दिस, सो ग ग ग ब ब। अगर आप में से कुछ हिंदी स्पीकर है तो आई अपोलोजाइज ट्रूली, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि मैं जितने बुरी तरह प्रोनाउंस कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया हाउ दिस इज डन। यूजुअली आई एम लकी इनफ कि व्हेन मैं क्लास लाइव पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरी क्लास में कोई ना कोई सिंधी बोलने वाले स्पीकर्स होते हैं, एंड दे एक्चुअली आर एबल टू डू दैट परफेक्टली, लाइक द implosive da, the implosive ga, the implosive sound. So but I will play these sounds for you from the IPA chart, so ताकि जो मेरी इनएफिशिएंसी है इसकी क्रिएट करने में या वो वहां से पूरी हो सके। ठीक है, सो ग्लॉटिस बंद, नीचे मूव किया, यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ, एंड देन यू रिलीज द क्लोजर, जिसकी वजह से वहां से हवा अंदर रश हुई और आवाज क्रिएट हो गई। देन यू हैव द विलेरिक मैकेनिज्म। सो बेसिकली ये क्लिक्स हैं जो डिफरेंट जगहों के ऊपर बनाई जाती हैं। अब ये आपको एक क्लिक में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो फर्ज कीजिए कि हम वो आवाज निकाल रहे हैं जो अपने पैलेट के ऊपर से, ये आवाज। सो आवाज निकालने का क्या हो क्या रहा है, बेसिकली इसे जरा आप समझें कि आवाज कर क्या रही है। आपकी जबान ने दो क्लोजर्स क्रिएट किए हैं, एक टिप ऑफ द टंग से और एक बैक ऑफ द टंग से। ये दोनों चीजें एक वीलम पे लग गई है और एक एल्वियोलर रिज पे लग गई है, एंड नाउ आप जबान को नीचे खींच रहे हैं, and because you're creating a vacuum here, a low pressure zone here, अल्टीमेटली जब ये ओपन होगा प्लेस, आगे से पहले ओपन होगा या पीछे से होगा, तो सडनली एयर रश इन करेगी, and that rushing in of the air would generate the disturbances, the compressions, जिसकी आप आवाज सुनेंगे। so it's gonna be, अब जरा सोच के करें, जबान ऊपर तालू पे लगाएं, नीचे मूव करें, पैलेट पे लगाएं, नीचे मूव करें, so it's gonna be, आगे से मैं क्लोजर ओपन कर रहा हूं, and this same closure could be done in other places of the mouth as well. It could be done at the lips as well. So different places in the mouth आप इनको कर सकते हैं, और ये basically clicks हैं। ये क्लिक्स की साउंड हैं जो मैंने आपको खोसा की एक एग्जांपल शुरू में सुनवाई थी, ये भी मैं आपको आईपीए चार्ट के अंदर से आई विल प्ले दीज फॉर यू। सो दीज आर द डिफरेंट क्लिक्स। सो दिस इज अ बाइलेबियल क्लिक, लाइक अ, and this is so the various clicks that we have in these languages. So Zulu भी, खोसा भी, बहुत सी languages हैं वो clicks को use करती हैं, click languages हैं। होपफुली आपको इसका ये अब जो इसका acoustic phenomena है वो समझ आ गया होगा, और इस articulation का mechanism समझ आ गया होगा कि you create a vacuum, and by the way इसमें ना, ये तो अभी हमने इंग्रेसिव की मिसाल की है, इसकी इग्रेसिव भी हो सकती है, लेकिन वो थोड़ी सी ज्यादा, यानी उसमें कम आवाज प्रोड्यूस होती है। वो ये है कि आप क्लोजर बना के इसी तरह जबान को दो जगह टच करेंगे और जबान ऊपर मूव करेंगे नीचे की जगह, और ये जो अंदर जो थोड़ी सी हवा है ना, ये बाहर रश होकर निकलेगी जब अचानक आप आर्टिकुलेटर ओपन करेंगे, लेकिन दिस डज नॉट प्रोड्यूस अ वेरी लाउड साउंड, बट दैट्स अनदर इग्रेसिव मैकेनिज्म। सो इग्रेसिव इग्रेसिव हमेशा याद रखना है कि आर्टिकुलेटर में जहां पे क्लोजर बन रहा है वहां से हवा बाहर निकल रही है कि अंदर जा रही है। सो अब मैं अगर दोहरा दूं, फेफड़ों से हवा बाहर आ रही है तो इग्रेसिव, फेफड़ों में जा रही है इग्रेसिव। ग्लॉटिस ऊपर मूव कर रहा है, हवा बाहर आ रही है, इग्रेसिव। नीचे मूव कर रहा है, हवा अंदर खींच रहा है, तो इनग्रेसिव। सिमिलरली या इम्प्लोसिव भी जिसको हम कहते हैं, एक्सप्लोसिव और इम्प्लोसिव। सिमिलरली विलैरिक इग्रेसिव, अगर मैं जबान ऊपर मूव कर रहा हूं, बीच में थोड़ी सी हवा जमा करके और हवा बाहर निकलेगी, वो इग्रेसिव होगा। जो मैंने अभी आपको समझाया है यहां पर, ये इनग्रेसिव है, जहां पे जबान नीचे मूव हो रही है और हवा फाइनली रश इन करेगी। ठीक है, सो इन सब में हमारे पास इग्रेसिव इंग्रेसिव सारी फॉर्म्स हैं, अगरचे सबकी सब लैंग्वेज के अंदर इक्वली यूज नहीं होती। ये हैं जनाब नॉन पल्मोनिक साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। सो ये हमारे क्लिक्स हैं, ये वॉइस्ड इम्प्लोसिव्स हैं, और ये वॉइस्ड, ये हमारे पास इजेक्टिव्स हैं। इन तमाम की मैं अब नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें एक वीडियो आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। बाय द वे यू कैन जस्ट गो टू दीज प्लेसेस जो कि मैंने यहाँ पे शो किए में। देयर आर मैनी of these websites where you can basically go and play these IPAs, and you can hear these sounds as uttered by others. Similarly, इससे भी ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप YouTube पर जाएं, मैं यहाँ वीडियोस नहीं डाल रहा अब, लेकिन you can just go on YouTube and search for these sounds, and linguists will actually show you and produce these sounds for you. So there are many expert linguists जो कि इसी चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं कि वो इन सारी sounds को perfectly pronounce कर सकते हैं, and they actually work with the natives as well. तो ये आप उस मिसालों में जब देखेंगे होता हुआ तो आपको और ज़्यादा वाज़ेह समझ में आएगा। बट एटलीस्ट लेट्स गो अराउंड द चार्ट एंड लेट्स हियर दीज साउंड्स। ऑल राइट जी, सो यहाँ पर, सो दिस इज़ अ वेबसाइट, इसका मैंने लिंक आपको ऊपर दिया हुआ है। सो यहाँ पर आप जाकर बेसिकली यू कैन क्लिक ऑन एनी वन ऑफ दीज साउंड। सो लाइक फॉर एग्जांपल
pa, apa, सो पा अपा, सो ये एम्बेड कर रहे हैं सारी साउंड्स को वॉवल्स के बीच में। आपने मुझे भी करते देखा होगा। इससे अक्सर साउंड्स हम इसके बगैर अदा नहीं कर सकते, कुछ में इससे क्लैरिटी बढ़ जाती है। ba, aba, सिमिलरली, ta, ata, और ये जो ट्रिल मैंने आपसे करवाई थी, bra, abra, सो साउंड, एंड दिस इज अ, ra, ara, और ये जो हमने यूबुलर किया था, ra, ara, और ये जो हमारा टैप था, ra, ara, और ये डा। ra, ara, सो सम केसेस में जहाँ पे बोलने वाले की नेटिव ज़बान में वो चीज़ नहीं होगी तो आप कमी महसूस करेंगे। सो डा उर्दू में है तो यू कैन प्रोनाउंस इट बेटर देन दैम। sha, asha, और ये वो जो दो साउंड्स जिसमें मैंने जो है आपको एग्जांपल थिन की दी थी, और दूसरे में मैंने आपको जो, सो लेट मी जस्ट प्ले इट फॉर यू। tha, atha, तो ये अरबी की जो थे वाली आवाज़ थी, और ये वो दूसरी आवाज़ za, aza, ज़ा, जो ज़ा की आवाज़ थी, अरबी के ज़ाल की आवाज़ थी, जिसको जब लेरेंजलाइज किया था तो वो ज़ा की आवाज़ बन गई थी। ठीक है। सिमिलरली यू हैव योर या, ya, aya, ठीक है, यू हैव योर ला, la, Allah, अब नाउ इफ़ वी गो डाउन टू दीज, जिसके लिए हम असल में आए हैं यहाँ पर, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं सारे के सारे जो कि नॉन पल्मोनिक हैं। सो इसमें क्लिक्स हैं, वॉइस्ड इम्प्लोसिव्स हैं, और इजेक्टिव्स हैं। ठीक है, इजेक्टिव्स वो अब इन तीनों को वन बाय वन देखते हैं, फिर इसको देखते हैं कि ये क्या है आवाज़ें। अच्छा जनाब, सो फर्स्ट लेट्स लुक एट द क्लिक्स। सो इट्स अ बाइलेबियल क्लिक, दोनों होठों के ऊपर आप क्लोजर बना के, एंड यू गोना डू अ, ah, aka, ठीक है, दिस इज अ डेंटल क्लिक, ah, aka, एंड दिस इज द पोस्ट एल्वियोलर, सो एल्वियोलर क्लिक, ah, aka, सो इट्स अ मोर क्लिकी, सो ah, aka, ये बिल्कुल ऊपर पैलेटो एल्वियोलर हो गया, और ये खैर एल्वियोलर लेटरल, बट खैर सारे देखने की ज़रूरत नहीं। दीज आर द इम्प्लोसिव जो अभी हम देख रहे थे। सो ये बाइलेबियल, जिसमें आपका ग्लॉटिस क्लोजो के नीचे मूव होगा। ba, abba, सो ब, ब, da, ada, ठीक है। सो ड, ड के पॉइंट पे क्लोजर करके और अब ग्लॉटिस नीचे मूव कर रहे हैं। सिमिलरली पैलेटल, ya, aya, ठीक है, एंड सिमिलरली यू हैव योर व्हीलर, ga, aga, एंड यू हैव योर यूवुलर, ग, ga, aga, ठीक है, एंड देन यू हैव योर इजेक्टिव्स। सो अभी हम इसकी भी एग्जांपल देख कर आए। ah, apa, ठीक है, सो दिस इज मोर डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। दिस इज वेयर यू आर मूविंग योर ग्लॉटिस अप, एंड उससे क्लोजर क्रिएट करके आप आवाज क्रिएट कर रहे हैं। डेंटल, ah, ata, ah, aka, एंड sa, asa, सो ये जो है ये सिर्फ आपके ग्लॉटिस को मूव करके, लाइक इट्स, सो मैं करूँ मुझे हो, यानी आई फाइंड इट डिफिकल्ट, सो लिहाजा मेरे की आवाज़ अलग से आ जाती है। आपने करना इस तरह है कि उसको ऊपर मूव करना है, लेकिन वो रिलीज़ नहीं करना। व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग इज आई एम रिलीजिंग इट, सो इट्स क्रिएटिंग अ साउंड। वो ना हो, बल्कि वो सारी की सब हवा जो है आर्टिकुलेशन पॉइंट पे रिलीज हो, तो देन यू गेट दिस साउंड। सो प्रैक्टिस इट, यू गोना डू इट। अपेरेंटली आई एम नॉट प्रैक्टिस इनफ टू डू द इजेक्टिव्स। ठीक है, बाकी बाय द वे यहाँ पर और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, हम आगे जाके वॉवल्स करेंगे, e, एंड इसी का राउंडेड वर्जन। u, So you, so ये देखेंगे तो you can basically go here and practice all of these from this. This is a good website for you. There are many other websites like that. ये जो मैंने आपको laryngalized की example दी थी, so this is a laryngalized, pharyngalized ta, so it's gonna be a ta. pa, apa, ठीक है, और ये this is like a da, तो दोनों examples यहाँ पर हैं. You can play with that. This is an aspirated. ta, ata, सो ठा कहना चाह रहे हैं ये, he's not that great at it because इनकी लैंग्वेज के अंदर नहीं है. This is the th sound and this is the ढ. dha, adha, So relatively better, but इनके ढ में you can clearly feel कि ढ और ह के बीच में थोड़ा सा space है. So that should not be, it's a ढ, not a ढ. So but yeah, this is what happens when you
are performing sound of a different language. Let's see how his ta is. Ta, a ta. Pretty good. Da, a da. Yeah, very nice. So you can just basically go around these sounds, play them. This is your wa. Wa, a wa. wa जो हमने approximate देखा था. ठीक है जनाब, ये दो sounds और just out of my own curiosity. Pa, a pa. This is Sa, a sa. so it's a tsa tsa tsa. ये आपको इनफैक्ट नामों में भी अब मिलेगा जो अफ्रीकन नेम्स में आई हैव सीन दिस साउंड. सो बट या ओके, सो नाउ यू नो वे टू गो एंड प्रैक्टिस दीज साउंड्स फ्रॉम एंड वे टू वेरीफाई योर प्रोनाउंसिएशंस फ्रॉम. एटलीस्ट जो है उसको ऑडिटरी अंदाज से सुनकर कम से कम आप परसेप्चुअली बता सकते हैं कि इफ़ यू आर प्रोनाउंसिंग देम करेक्टली और नॉट. ऑलराइट जी, सो आवर नेक्स्ट स्टॉप इज वॉइसिंग. हमारे पास हमारी वॉइसिंग कैसे जनरेट होती है. हम वोकल फोल्ड्स को देख भी चुके हैं, उनकी शक्ल भी देखा है, उनको वाइब्रेट भी करता देखा है. बट नाउ द बिग क्वेश्चन इज हाउ इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट इन आवर बॉडी एबल टू क्लैप टुगेदर 100 times, 200 times, 500 times per second. इतनी तेजी से दो चीजें हम कैसे, कौन से ऐसे मसल्स हमारे पास आ गए जो इतनी तेजी से वाइब्रेट करवा रहे हैं. वहां पर वी आर बेसिकली getting help from a physics principle which is known as the Bernoulli effect. So the Bernoulli effect, essentially the basic idea of the Bernoulli effect is कि किसी surface के ऊपर से जब तेजी से हवा गुजरती है, it creates a low pressure zone, और वो low pressure zone की वजह से कुछ interesting चीजें होना शुरू होती हैं. So let me give you a quick demonstration. I have these two papers here. ठीक है, मैं इन दो पेपर्स को ऐसे पकड़ लेता हूँ. ठीक है, बिल्कुल मैंने दो फिंगर्स के बीच में ये पकड़े में. नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज कि मैं इन दोनों के बीच में फूंक मारूंगा. जब मैं इसके बीच में फूंक मारूंगा तो ये एक दूसरे के करीब आएंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे. पॉज करके बेशक सोच लें. इंट्यूशन सेज कि ये एक दूसरे से दूर जाएंगे. फूंक मार रहा हूं ना, हवा बढ़ा रहा हूं यहां पे, तो क्या होगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. दे कमिंग क्लोज टुगेदर. सो ये पहली डेमोन्स्ट्रेशन. जब मैं बीच में तेजी से फूंक मार रहा हूं तो बीच में प्रेशर एयर का लोअर हो रहा है और साइडों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कागजों को एक दूसरे के करीब पुश कर रहा है. अच्छा, अब दूसरी डेमोन्स्ट्रेशन. व्हाट इफ आई बेसिकली टेक दीज टू पीसेज ऑफ पेपर. अब मैं एक दूसरे के थोड़ा इनको काफी करीब ले आता हूं और तेजी से इनके बीच में फूंक अगर मैं मारूं तो क्या होगा. अगर अपने आप को पहले खुद से जहन में कायल करें कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होगा, एंड देन आई विल डू इट फॉर यू. You see that happening? ये तेजी से एक दूसरे के साथ क्लैप करना शुरू हो गए. That's essentially what's happening in our vocal folds. हो क्या रहा है, आपने फूंक मारी and now let's look at these visuals जो यहाँ आपको ऊपर नजर आ रहे हैं. हुआ ये कि आपने यहाँ से नीचे से हवा आई, ये ऊपर vocal folds हैं, हम इनको साइड से देख रहे हैं, ये बंद हुए हैं इस वक्त. हवा के प्रेशर से ये खुलना शुरू हुए और खुल गए. और अब ग्लॉटिस में से हवा गुजर रही. ग्लॉटिस बीच की जगह है, ये दोनों फोल्ड्स थे. अब जब हवा बीच में से गुजर रही है, यहां लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ और ये आपस में दोबारा जुड़ना शुरू हो गए. करीब आए और ये दोबारा जुड़ गए और फिर एयर प्रेशर जनरेट हुआ और ये फिर खुलने की तरफ जा रहे हैं. सो दैट्स एसेंशियली व्हाट्स हैपनिंग. ये आपके फूंक मारने से करीब आए, बंद हुए, हवा बीच में से गुजरी और उसके बाद अब मजीद हवा आ रही है जो इनको खोल देगी. एंड देन फिर प्रेशर लो हुआ, फिर जुड़े, फिर खुले, फिर जुड़े, फिर खुले, फिर जुड़े, फिर खुले, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So this is essentially what's happening. This is happening to the vocal folds due to the Bernoulli effect. तेजी से ये वाइब्रेट कर रहे हैं. इसके लिए जरूरी है कि ये थोड़े से सॉफ्ट होकर एक दूसरे के करीब आए हुए हों. तो हम मसल से इनको कंट्रोल कर सकते हैं. हम कभी इनको टाइट करके दूर कर लेते हैं सांस लेने के लिए, कभी हम वॉइसलेस साउंड्स के लिए इनको टाइट करके दूर कर लेते हैं, कभी हम एस्पिरेटेड साउंड्स के लिए लाइक साउंड्स के लिए इनको एक दूसरे के इतना करीब करके टाइट कर देते हैं कि वाइब्रेट ना करें और हवा फ्रिक्शन से इसमें से गुजरे, और कभी इनको टाइट करीब करके खींच लेते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स निकलती हैं लाइक हाई साउंड्स. एंड कभी हम इनको एक दूसरे के करीब करके सॉफ्ट कर देते हैं एंड यू गेट द लो फ्रीक्वेंसी साउंड लाइक. सो गोइंग फ्रॉम so tight for high frequencies and soft for low frequencies. ठीक है, so ये basically this is essentially what's happening with your vocal folds. ये है जी आपका vocal fold की
एनिमेशन जिसके अंदर आप इसको ऊपर से देख रहे हैं वोकल फोल्ड्स को। ये जो बेसिकली जो ऊपर वाली डायग्राम्स है, यहाँ तो आप इनको देख रहे हैं, इफ आई जस्ट यूज अ पॉइंटर, यहाँ पर तो आप साइड पोज देख रहे हैं, यहाँ से आप ऊपर का पोज देख रहे हैं। एंड दिस इज फॉर basically so in these you're seeing the yes, high pitch and lower pitch. So exhale करते हुए जब इसको दूर खींचा हुआ है, ये जब करीब किया तो इस पर लो पिच है, जब दूर कर दिया तो हाई पिच है। so this is like your and this is like high pitch sound, ठीक है, खींचा करीब किया। और जो आपको शुरू में वीडियो देख कर आए हैं, अगर आप उसमें वापस जाएं तो यू कैन बेसिकली सी दैट हैपनिंग, ठीक है। एंड दिस इज योर वोकल फोल्ड्स, जहां पर ये नैरो अपर्चर क्रिएट कर रहे हैं आप, और ये बेसिकली वो विस्परिंग की या एस्पिरेशन की साउंड है सो वो जो अब आप द को ध करते हैं ना, तो आप यहां से एस्पिरेशन दे रहे होते हैं। इनको टाइट करके एक दूसरे के करीब लाके एक नैरो अपर्चर क्रिएट करते हैं जिसमें फ्रिकेशन होने लगती है। सो इज दैट फ्रिकेशन, नॉट बट फ्रिकेशन, ठीक है। ये है जनाब आपकी वॉइसिंग की और एस्पिरेशन की बेसिक थ्योरी। ऑलराइट, सो इसकी ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, दिस इज वेयर यू आर जस्ट ब्रीदिंग, आपने इसको पूरा खोला हुआ है, जो बिल्कुल वाइड किया हुआ है ये ब्रीदिंग के लिए है, जब हवा लेना चाह रहे हैं, सांस लेना चाह रहे हैं हम। ये इसकी एस्पिरेशन वाली फॉर्म है जिस वक्त हम इसको विस्परिंग के लिए कर रहे हैं, और ये इसकी वॉइसिंग वाली फॉर्म है, तीसरी वाली फॉर्म। तो ये अब हमारे वोकल फोल्ड्स की तीनों फॉर्म्स अब आपके सामने आ गई, सांस लेने के लिए, हाई और लो फ्रीक्वेंसी की साउंड्स जनरेट करने के लिए, और विस्परिंग करने के लिए, या एस्पिरेशन करने के लिए, या हा साउंड अदा करने के लिए, फ्रिकेशन करने के लिए। ये तीन इसकी फॉर्म्स हमारे पास आ गई। इसी बर्नूली इफेक्ट के ऊपर अगर मैं आपको एक और अंदाज से कायल करना चाहूँ, बाय द वे ये किसी एक जगह नहीं हो रहा, वो जो आपने ट्रिल अभी पढ़े थे, ट्रिल में भी बर्नूली इफेक्ट है। सो आप जबान को आर्टिकुलेटर के आर्टिकुलेशन पॉइंट के करीब लाते हैं, एंड देन यू पास एयर एंड इट स्टार्ट्स ट्रेलिंग। सो की जो हो रही है ना इतनी तेजी से ट्रिल, ये भी अगेन बर्नूली इफेक्ट की वजह से हो रही है। ऑल ऑफ दीज साउंड्स आर ड्यू टू बर्नूली इफेक्ट। वो जो रेस्पबरी पुल करना होता है ना बच्चों का, जबान बाहर निकाल के जो निकालते हैं, द जबान गोज लाइक दैट, दैट्स आल्सो बर्नूली इफेक्ट। सो many of these things involve the use of Bernoulli effect. Similarly, if you have like one of those balloons, let me basically pause this video and maybe try to show you a balloon. I can probably find one, मेरी daughter की जो collection है toys की, अगर उसमें मुझे मिल जाता है कोई, तो let me show you a balloon which produces a sound that's also due to a Bernoulli effect. Alright, so here I have a balloon जिसके अगले हिस्से के ऊपर you must have seen these, जो ये उड़ते हैं तो वो पी करते हुए उड़ते हैं। So it has this edge which is like, ये दो surfaces हैं जो एक दूसरे के करीब हैं, and when I let go of the air, so you're gonna hear a sound, and you're gonna see these surfaces vibrating, and again Bernoulli effect. So that's your Bernoulli effect. That's essentially what's happening here. बिल्कुल इसी तरह से ये वाइब्रेट कर रहे हैं, और हम आगे जाकर जब इसके acoustics में जाएंगे, इसके टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करेंगे, तो यू गोना सी इट वेरी क्लियरली कि किस तरह से ये साउंड्स क्रिएट हो रही हैं और इसके हम पर क्या इम्पैक्ट्स हैं। A concept which is very relevant and related to our current discussion of voicing is the concept of voicing onset time. अच्छा जी, voicing onset time का concept ये है कि आपके पास let's say एक consonant है जो आपने utter किया है, और उसके बाद आपने एक वॉवल अटर किया है। नाउ यू नो कि वॉवल्स हमेशा वॉइस्ड होते हैं, वॉवल्स के अंदर हमेशा वोकल फोल्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, जबकि कॉन्सोनेंट्स कुछ वॉइस्ड होते हैं और कुछ अनवॉइस्ड होते हैं। इसमें अगर हम एक बिल्कुल एक्सट्रीम एग्जांपल लें खाली स्टॉप्स की, तो स्टॉप्स के केस में लेट्स एज्यूम कि मेरे पास एक वॉइसलेस स्टॉप है, लेट्स से प, और उसके बाद मैंने एक वॉवल अटर किया है, लेट्स से अ, सो आई एम सेइंग प प प। नाउ आई नो कि किसी पॉइंट के ऊपर मेरा पा जो है ये रिलीज हुआ है। सो जब मैंने होंठों को ओपन किया है, बर्स्ट आया है, हमारे स्पेक्ट्रोग्राम के ऊपर इसके ऊपर एक इंपल्स भी नजर आएगा टाइम डोमेन में, और एक बहुत रिच स्पेक्ट्रम नजर आएगा, डार्क बैंड नजर आएगा हमारे फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं टाइम को प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये वो पॉइंट है जहां पर मेरे पास प रिलीज हुआ है। नाउ रिलेटिव टू दिस पॉइंट, वॉइसिंग ऑनसेट टाइम मेजर्स when the actual vocal folds yani voicing actually sets in relative to this point. So for example, जब मैंने प कहा है, जैसे ही मेरा होंठ ओपन होंगे
हवा निकलना शुरू होगी, साथ ही वॉइसिंग स्टार्ट हो जाएगी. सो इन रियलिटी ये चंद मिली सेकेंड बाद होती है, लाइक 15 20 30 मिली सेकेंड्स बाद, बट इट्स अ वेरी शॉर्ट ऑनसेट. यानी कि इसके तकरीबन इमीडिएटली बाद जो है यहाँ कहीं जाकर यू विल स्टार्ट गेटिंग दीज पीरियोडिक वेव फॉर्म्स. ये हम आगे जाकर जब टाइम डोमेन ग्राफ्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वॉइसिंग की जब हमारी वोकल फोल्ड से आ रही होती है तो बड़ी क्लियर पीरियोडिक वेव फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, एज अपोज टू नॉइज. जबकि हम जैसे बोल रहे हैं या हब कुछ इस तरह की चीज़ बोल रहे हैं या यश बोल रहे हैं तो उसमें हमें नॉइज मिलती है. जबकि जब वोकल फोल्ड्स वॉइसिंग कर रहे होते हैं तो हमें पीरियोडिक वेव फॉर्म्स मिलती हैं, ठीक है, पीरियोडिक वेव फॉर्म्स जो अपने आप को रिपीट कर रही होती हैं. अच्छा जी. ये तो केस हो गया जब मेरे पास एक अनवॉइस्ड स्टॉप था और उसके बाद मैंने वाउल बोला था. व्हाट इफ आई हैव अ वॉइस्ड स्टॉप and I follow that with a vowel. Now I know that in case of a voiced stop, even during closure, जब मेरे होंठ बंद हैं तब भी मेरे vocal folds vibrate कर रहे हैं. So it's अगर मैं थोड़ा मैं अगर कह रहा हूँ बा 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 और मैं इसको थोड़ा exaggerate करके बोलूँ और closure थोड़ा लंबा कर दूँ तो this is how it's happening. बा 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 बा. You're hearing this? जिस during closure आवाज आ रही है जो कि मेरे मुंह से नहीं निकल रही बल्कि यहाँ से डायरेक्टली निकल रही है. बा ब. जबकि मैं अगर पा कह रहा होता तो ये आवाज ना होती. प प प. अगर मैं इसको वॉइसिंग करना शुरू कर दूंगा ब ब ब प प प तो पा के अंदर क्लोजर में कोई वॉइसिंग नहीं है, वोकल फोल्ड्स खामोश बैठे हुए हैं. बा के अंदर वोकल फोल्ड्स जो हैं वो क्लैप कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द क्लोजर. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि आपको वॉइसिंग यहां से मिलना शुरू हो जाएगी जो कि कंटिन्यू करेगी आफ्टर द क्लोजर. इन अदर वर्ड्स, रिलेटिव टू द बर्स्ट, रिलेटिव टू द ओपनिंग ऑफ द लिप्स, वॉइसिंग एक्चुअली स्टार्टेड इन द पास्ट, पहले से शुरू हुई हुई है. इसको हम प्री वॉइसिंग या नेगेटिव वॉइसिंग ऑनसेट टाइम्स कहते हैं. दो चीजें हो गई. एक तीसरी चीज की बात कर लेते हैं. इफ आई एम अटरिंग अ कॉन्सोनेंट विच इज एस्पिरेटेड और लेट्स से आई एम सेइंग फ, इस केस में प के अंदर तो कोई वॉइसिंग नहीं है. हाँ, एज यू नो कि जिस वक्त एस्पिरेशन होती है हमारे वोकल फोल्ड्स एक दूसरे के करीब आए हुए होते हैं, उनके बीच में सुराख बना हुआ होता है, लेकिन वो जाहिर है कि वो एस्पिरेशन कर रहे हैं, यानी हवा रगड़ खा के निकल रही है. दैट मीन्स कि ये नहीं हो रहा, ये चीज नहीं हो सकती. जिस वक्त या एटलीस्ट एक सिंपल एस्पिरेशन में ये चीज नहीं हो सकती. हम देखेंगे इसकी अभी एक और फॉर्म भी जिसके अंदर ये हो भी सकती है. बट खैर एनी हाउ, अगर इससे पहले से वोकल फोल्ड वाइब्रेट नहीं कर रहे थे तो ये सिंपल किस्म का उन्होंने एक वो अपर्चर बनाया है जिसके अंदर से की आवाज आ रही है, ठीक है. सो इस केस में न प में वॉइसिंग है न ह में वॉइसिंग है. एक्चुअल वॉइसिंग तब स्टार्ट होगी जब अ वॉवल स्टार्ट होगा. सो देयरफॉर द एक्चुअल वॉइसिंग ऑनसेट टाइम वुड बी पॉजिटिव जब आ की आवाज शुरू होगी ह के बाद. इसी की एक फाइनल वेरिएशन, चलो पहले मैं आपको इसके ग्राफ्स दिखा देता हूँ. इस ऊपर वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं ये वो टाइम है जब लिप्स क्लोज है. दिस इज द आर्टिकुलेटरी क्लोजर. ये वो टाइम है जब लिप्स ओपन है और ये जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है ना, ये बेसिकली इंडिकेट कर रही है कि कहां पर हमारे जो है वो क्लोजर खत्म हुआ है और लिप्स ओपन हुए हैं. अच्छा जनाब, अब इसमें देखते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज वेर यू सेइंग समथिंग लाइक फ फ. ये आपने उर्दू का फॉर एग्जाम्पल ये बोला हुआ है, फ बोला हुआ है. So इस केस में there is no voicing during closure, there is no voicing during the aspiration, and the actual voicing starts here. So the voicing onset time, the VOT, would be this time. ये जितने भी मिली सेकेंड बनेगा ये आपका voicing onset time होगा. It's a positive voicing onset time. Let's say you're saying just a voiceless stop followed by a vowel. Let's say you're saying pa. There is no voicing here. And as soon as the lips open, almost immediately the voicing starts. So हम कोई बहुत थोड़ा सा कुछ चंद मिली सेकेंड का यहाँ पे voicing onset time आएगा. It would be very close to zero. It would be a small voicing onset time. Finally, in this example, you have a voiced consonant, a voiced stop, ba, and you're saying ba. इस केस में the voicing actually started happening during the closure. So इतने टाइम को हम कहते हैं प्री वॉइसिंग, नेगेटिव वॉइसिंग ऑनसेट टाइम, ठीक है. दिस इज योर नेगेटिव वीओटी. यहां से टाइम कैलकुलेट होगा कि इतने टाइम पहले से वॉइसिंग शुरू हुई हुई है. सो दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द वॉइसिंग ऑनसेट टाइम. वॉइस्ड स्टॉप के केस में नेगेटिव वॉइसिंग ऑनसेट टाइम है. वॉइसलेस स्टॉप फॉलोड बाय वॉवल के केस में जो है वो पॉजिटिव या क्लोज टू जीरो वॉइसिंग ऑनसेट टाइम है, डिपेंडिंग ऑन कि वो एस्पिरेटेड है या नहीं. इसकी एक फाइनल वेरिएशन है. लेट्स से इफ यूर सेइंग भ, अगर आपने भ प्रोनाउंस किया है so you get a b here and then there would be some time for the h and then there would be your a. इस केस में क्या होगा, there would be voicing here. यहां एक interesting phenomena होगा. You will get this, but the noise will basically ride the periodic waveform and then you will get pure periodic waveform here.
इस केस में अगेन हम नेगेटिव वॉइसिंग ऑनसेट टाइम देखेंगे, प्री वॉइसिंग होगी इसके अंदर भी, और जितनी देर एस्पिरेशन हो रही है वो एस्पिरेशन असल में नाउ योर व्हाट योर वोकल फोल्ड्स आर डूइंग इज कि वोकल फोल्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ इतने टेंस हैं कि उसमें से कुछ हवा लीक आउट भी कर रही है. सो इट्स हम इसको लीकी वॉइसिंग कह सकते हैं कि अब वॉइसिंग विच इज नॉट प्योर, कि प्योर वॉइसिंग के अंदर ये होता है कि इट्स अ क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन. इस केस में ये है कि वो क्लोज ओपन तो है लेकिन अपर्चर्ड क्लोजर्स हैं, यानी बंद हुआ, थोड़ी सी हवा उसमें से लीक कर रही है, सो हो रहा है, और उसके साथ यूर सेइंग, सो बेसिकली यूर सेइंग दैट्स अ लीकी वॉइसिंग, कि जिसके अंदर यू हैव अ हाई इफेक्ट एज वेल एज यू हैव अ पीरियोडिक इफेक्ट. अगर मेरे सामने इस वक्त स्पेक्ट्रोग्राम खुला होता और मैं ये वाली चीज परफॉर्म करता तो आपको नजर आता कि ये एक अंडरलाइंग एक पीरियोडिक वेव फॉर्म है जिसके ऊपर ये नॉइज राइड कर रही है. और अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा. सो दिस इज बेसिकली दिस इज हाउ इट हैपेंस व्हेन अ वॉइस्ड कॉन्सोनेंट which is aspirated is followed by a vowel. So hopefully अब आपको ये क्लियर हो गया कि हमारे पास जो है वो वॉइसिंग ऑनसेट टाइम की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और जो है वो किस किस तरह से कैलकुलेट होता है. These are some real examples of voicing onset times. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें you're saying appa this, and then you see here कि आपके पास ये क्लोजर का टाइम है. ये जो डॉटेड लाइन अगेन है ये आपके एंड को इंडिकेट कर रही है कि कहाँ पर हमारा जो है वो बर्स्ट आया है और कहाँ पे क्लोजर खत्म हुआ है. सो आप देख सकते हैं कि उसके फौरन बाद ये बस थोड़ा सा टाइम है. सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, जो मैंने कहा था ना कि चंद मिली सेकेंड, सो इट्स लाइक 10, 15, 20, 30 मिली सेकेंड्स. उसके बाद इस टाइम के बाद यू गेट अ वेरी क्लियर कट वॉइसिंग ऑनसेट. ठीक है जी. तो ये हम इसको पॉजिटिव वॉइसिंग ऑनसेट टाइम कहते हैं और इतने टाइम को बस काउंट करेंगे जिसके बाद ये क्लियर वॉइसिंग आने लगी. हम जब टाइम डोमेन ग्राफ्स पढ़ रहे होंगे ना तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि फिर हमने ये शुरू वाली जगह को क्यों नहीं वॉइसिंग कहा, बिकॉज हमें यहाँ पर समझ आ गई है कि जो वॉइसिंग है वो कितने एनर्जी के साथ आ रही है, कितने एम्पलीट्यूड के साथ आ रही है. सो लिहाजा हम वॉइसिंग ऑनसेट जो है वो ये सेकंड पॉइंट से समझेंगे. अच्छा, अब दूसरे एग्जांपल में यू हैव अ फ, एंड यू बाय द वे इन सारे सबके आगे यू शुड अज्यूम अ वावल. सो यहाँ पे फ है, यहाँ क्लोजर खत्म हुआ, क्लोजर खत्म होने के बाद इतनी देर तक आपके पास एस्पिरेशन हो रही है, कोई वॉइसिंग नहीं है, एंड देन यू गेट योर वॉइसिंग. सो इट्स अ पॉजिटिव वॉइसिंग ऑनसेट टाइम एंड एक्चुअली प्रीटी बिग. हियर यू हैव अ ब. ब के केस में नाउ दिस इज द क्लोजर, दिस इज द आर्टिकुलेटेड क्लोजर. ब भी रिलीज नहीं हुआ है और इसको हम प्री वॉइसिंग कहते हैं, यानी कि ये वॉइसिंग ड्यूरिंग क्लोजर हो रही है. ये वो है जो गले से आ रही है, ये वो वाली वॉइसिंग है. एंड देन as soon as the burst happens and you release the stop, voicing continues. So लिहाजा ये हम इस पॉइंट से, ये जो इस केस में जो ये वाली लाइन है ये इंडिकेट कर रही है कि वॉइसिंग कब से शुरू हुई है. दिस होल थिंग इज योर आर्टिकुलेटरी क्लोजर. क्लोजर होने के चंद मिली सेकेंड के बाद वॉइसिंग स्टार्ट हुई ड्यूरिंग द ब एंड देन इट कंटिन्यूड आफ्टर द ब. ठीक है. अच्छा, ये दूसरी एग्जांपल है, ये भ की एग्जांपल है. ये वो वाला केस है जिसके अंदर आपने एस्पिरेशन की है. सो इसके अंदर आपके पास बेसिकली यू हैव प्री वॉइसिंग एंड प्री वॉइसिंग के बाद दिस इज द एस्पिरेशन, बट एस्पिरेशन प्योर नहीं है, नॉइजी नहीं है, इस तरह की एस्पिरेशन नहीं है. ये एस्पिरेशन में नॉइज राइड कर रही है हमारे एक पीरियोडिक वेव फॉर्म के ऊपर, इसके ऊपर आपकी नॉइज राइड कर रही है. ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको. सो लिहाजा इसको भी हम कहेंगे कि इसमें प्री वॉइसिंग हो रही है और लिहाजा हम वॉइसिंग ऑनसेट जो टाइम है वो यहां से कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. सो अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि जब भी हमारे पास वॉइस स्टॉप्स होंगे, चाहे वो एस्पिरेटेड हो या अनएस्पिरेटेड हो, दोनों केसेस में हमारा जो वॉइसिंग ऑनसेट टाइम है वो नेगेटिव होगा, यानी प्री वॉइसिंग होगी. और जब आपके पास वॉइसलेस स्टॉप्स होंगे, अगर वो अनएस्पिरेटेड होंगे तो ऑलमोस्ट इमीडिएट ऑनसेट होगा वॉइसिंग का, लेकिन फिर भी पॉजिटिव या जीरो होगा, क्लोज टू जीरो, एक्चुअल जीरो तो नहीं होता. एंड देन जब आपके पास एस्पिरेटेड वॉइसलेस स्टॉप है तो उस केस के अंदर ये डेफिनेट पॉजिटिव वॉइसिंग ऑनसेट टाइम होगा, जो कि थोड़ा सा टाइम के बाद आपकी वॉइसिंग स्टार्ट हो रही होगी. ठीक है. ओके, फाइनली यहां पर आपके पास जो आखिरी एग्जाम्पल है ये आपके पास उस इम्प्लोसिव ब की है जो हमने सिंधी वाला देखा था, ब ब, ये उसकी है जिसके अंदर. सो बेसिकली दिस इज अ ग्लॉटल इंग्रेसिव, यानी इन अदर वर्ड्स जिसको हमने इम्प्लोसिव कहा था. सो इम्प्लोसिव ब.
उस इम्प्लोसिव बा के केस में दिस इज इंटरेस्टिंग कि यहाँ पर भी ड्यूरिंग द आर्टिकुलेटरी क्लोजर जिस वक्त होंठ बंद है तो आपने ब की वॉइसिंग शुरू कर दी है, ब ब ब ब ब, उस पर आप वॉइसिंग कर रहे हैं, ये वो वॉइसिंग है और उसके फौरन बाद ये कंटिन्यू कर रही है. सो इवन इम्प्लोसिव के केस में इट्स प्री वॉइसिंग एंड यू हैव अ नेगेटिव वॉइसिंग ऑन सेट टाइम. ठीक है जनाब. सो जनरल रूल ऑफ थंब, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स के केस के अंदर you will get pre-voicing. Unvoiced consonants के केस के अंदर you get either zero voicing onset time, close to zero, or in case of aspirated ones you have a relatively higher positive voicing onset time. All right जी, so finally now we are on the topic of vowels. और हम इससे पहले अब डिटेल के अंदर देख चुके हैं कि इससे पहले जितनी चीज़ें हमने देखी हैं they had relatively higher closures, उनमें ज़्यादा बंदिश थी उन आवाज़ों के अंदर जो सबसे एक्सट्रीम थी स्टॉप्स के केस में. फिर उसके बाद फ्रिकेटिव्स थे और उसके बाद फिर योर trills थी मे बी, और उसके बाद then you had your taps and flaps and laterals, and then eventually we came down to semi vowels and glides and the approximants. और उसके बाद now we are on to vowels which are almost completely open, but still there are things which distinguish between the different types of vowels. So जो features हम vowels के केस में देखते हैं उसमें एक feature तो हमारा ये है कि हमारा जो action हो रहा है, यानी जो थोड़ा सा closure आ रहा है इसके अंदर, और हम देखेंगे ज़बान ऊपर मूव होती है या टाइट होती है, वो closure लो है या हाई है, यानी कुछ में ज़बान बहुत नीचे होगी और कुछ में ज़बान ऊपर चली जाएगी. फॉर एग्जाम्पल आप कहकर देखें आ वर्सेस ई में ज़बान ऊपर है, सो एक हाई है और एक लो है. और बैक या फ्रंट यानी ज़बान का अगला हिस्सा ऊपर नीचे जा रहा है या पिछला हिस्सा ऊपर नीचे जा रहा है. ठीक है, तो दो फीचर्स ये हो गए. फिर क्या लिप राउंडिंग हो रही है या नहीं हो रही, लाइक ऊ में लिप राउंडिंग है लेकिन ए में लिप राउंडिंग नहीं है. ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि तकरीबन सारे वॉवल्स की राउंडेड और अनराउंडेड वर्जन हैं. वो अलग बात है कि उर्दू के अंदर वो सारे नहीं हैं. उर्दू में कुछ के सिर्फ राउंडेड हैं, कुछ के सिर्फ अनराउंडेड हैं, बट देयर आर अदर लैंग्वेजेस व्हिच हैव those versions as well. And similarly there is another distinction of nasal versus vocal vowels. So nasal vowels वो हैं जिसके अंदर for example a versus so जिसके अंदर nasal track जो है वो भी involve हो रहा है. And then long versus short vowels. So long vowels like a and short vowel like a जो कि उर्दू में for example ज़बर से indicate होता है. ठीक है, so that's a short vowel, a distinctively shorter length vowel. अच्छा जनाब. So, अब हम ज़रा देख लेते हैं कि वॉवल्स के अंदर हम जिन फीचर्स की बात कर रहे थे उन फीचर्स को हम किस तरह से प्लेसेस और मैनर्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो प्लेसेस हमारे पास वॉवल की आर्टिकुलेशन के अंदर हैं फ्रंट और बैक. सो आपको ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी ज़बान का टिप से लेकर रूट तक ये पूरा का पूरा एरिया है. सो अब इस एरिया के अंदर हमने देखना है कि कौन सी जगह पर मेन एक्शन हो रहा है. बैक ऑफ द टंग ऊपर जा रही है या फ्रंट ऑफ द टंग ऊपर जा रही है, कौन सा हिस्सा ऊपर जा रहा है. और ये जो आपको शेप बनी हुई नजर आ रही है ना क्वाड्रिलेटरल, बेसिकली ये क्वाड्रिलेटरल वो है जिसके ऊपर डिफरेंट वॉवल्स हमारे प्रोनाउंस होते हैं. सो कुछ जगहों पे ज़बान यहाँ होगी, कुछ में ज़बान यहाँ के करीब आएगी, कुछ में यहाँ के करीब आएगी, कुछ में यहाँ के करीब आएगी. इन चार कोनों को हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं कि इससे आगे फिजिकली हमारे लिए अटर करना मुमकिन नहीं होता. सो ना इससे हम नीचे इन कोनों से जा सकते हैं, नीचे वाले कोनों से, और ना ऊपर वाले कोनों से ऊपर जा सकते हैं. ठीक है, सो फ्रंट एंड बैक एक प्लेसमेंट होगी कि ज़बान का अगला हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है या पिछला हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है, और हाई एंड लो दूसरी हमारी प्लेसमेंट होगी, यानी हमारी ज़बान ऊपर ज़्यादा जा रही है या नीचे ज़्यादा जा रही है इस वॉवल की अटरेंस में. दूसरी चीज़, अब ये प्लेस हो गया. अब इसके साथ मैनर, कि हमारे पास जो मैनर ऑफ दिस साउंड है, जो वॉवल साउंड है, उस मैनर के अंदर एक राउंडिंग आ गई कि लिप्स हमारे क्या राउंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे. दूसरी नेज़ैलिटी आ गई, यानी हमारे पास जो वीलोफेरेंजियल पोर्ट है वो ओपन है या क्लोज है. और तीसरी चीज़ हमारे पास लेंथ आ गई. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम नेजल का ये इंडिकेशन भी नेजल के केस में दिया हुआ है. सो दिस इज अ नेजल आ एंड दिस इज अ सिंपल आ. सो आ वर्सेस आ. ठीक है, और ये जो है ये इस केस में आपको तीन वॉवल्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं. बेसिकली दो वॉवल्स हैं, तीसरे जो है उसके साथ डायक्रिटिक यूज हुआ है. दिस इज व्हाट वी कॉल अ श्वा. सो श्वा इज द सिंबल फॉर द जबर साउंड. उर्दू में जो जबर की छोटा अ साउंड होती है ना, इट्स लाइक एन अ. इट्स नॉट आ, इट्स अ. इट्स अ शॉर्टर लेंथ वॉवल. अगला जो है दिस इज अ नॉर्मल आ. ठीक है, और ये बाकायदा जब हम टाइम डोमेन एनालिसिस में और इसके स्पेक्ट्रोग्राम रीडिंग्स में जाएंगे तो हम इसको मिली सेकेंड्स में मेजर करेंगे. देयर इज अ डिस्टिंक्ट difference between
a short vowel and a normal long vowel, and this is an extra elongated vowel. ये जो दो डॉट्स आगे लगे हुए हैं ना, ये एलोंगेशन जाहिर करते हैं. सो इससे वॉवल्स और लंबे हो जाते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर शॉर्ट वॉवल है आ, नॉर्मल वॉवल है आ, एंड जो बड़ा वॉवल ये जो हमने लंबा किया दैट माइट बी आ, तो ये लेंथनिंग ऑफ द साउंड, जैसे वो अरबी के अंदर हम मद डाल के चीज़ों को लंबा करते हैं ना, इस तरह से ये वॉवल्स की लेंथनिंग हो रही है यहाँ पर. ठीक है. सो और ये मेजरमेंट्स कैसे होती हैं नॉर्मल स्पीच में, यानी स्पेशली मैं आपसे वॉवल नहीं बुलवा रहा, मैं आपसे कहूंगा आप एक पूरा सेंटेंस बोलें, मैं खाना खाकर ऑफिस जाऊंगा मिसाल के तौर पर. नाउ इन दिस सेंटेंस जो आपने नेचुरली बोला है, इसके अंदर जितने वॉवल्स हैं मैं उनकी लेंथ देखूंगा कि आप शॉर्ट वॉवल कितना बड़ा बोल रहे हैं, लॉन्ग वॉवल कितना बड़ा बोल रहे हैं. इफ देयर इज एन एक्स्ट्रा लॉन्ग वॉवल तो वो उसके अंदर अटर हुआ है या नहीं हुआ. सो दिस इज हाउ वी गो अबाउट एनालाइजिंग these vowels in actual speech. दिस इज अ सिंप्लीफाइड वॉवल क्वाड्रिलेटरल. इसके केस में मैंने आपको सारे वॉवल्स नहीं दिखाए हैं, सिर्फ वो वॉवल्स दिखाए हैं जो हमसे ज़्यादा रेलिवेंट हैं. इसमें भी कुछ एक आध ऐसे हैं जो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आई जस्ट डिस्कस अ सबसेट ऑफ देम. एक कार्डिनल वॉवल ऐसा है जो हम इस वक्त अभी डिस्कस नहीं कर रहे होंगे. ओके, सो लेट्स लुक एट दिस. दो आपको यहाँ पर डिमेंशंस नज़र आ रही हैं. एक ये डिमेंशन नज़र आ रही है जो कि ओपन से क्लोज या क्लोज से ओपन में मूव कर रही है, और एक ये डिमेंशन है जो फ्रंट से बैक या बैक से फ्रंट में मूव कर रही है. ठीक है. सो इसके अंदर अब आपके पास कौन से वॉवल्स हैं मैं एक दफ़ा यहाँ बोल देता हूँ, एंड देन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल बेसिकली गिव यू एग्जांपल्स ऑफ दीज वर्ड्स इन उर्दू, एंड देन आई विल आल्सो गिव यू एग्जांपल्स ऑफ दीज वॉवल साउंड्स इन इंग्लिश. लेकिन चलें पहले यहाँ से इन वॉवल्स को एक दफ़ा करके आप लोग मेरे साथ कोशिश कीजिएगा कि आप भी इनक्वार्टर करें, ताकि आपके ज़हनों के अंदर कम से कम ये क्लियर हो जाए कि ये साउंड्स हैं क्या. ठीक है. सो फ्रंट क्लोज वॉवल, जबान आगे होगी ऊपर जाएगी, एंड दिस इज ई ई वॉवल. ठीक है. ऑलराइट, नीचे आते हैं. दिस इज क्लोज मिड, जबान थोड़ी नीचे आएगी लेकिन फ्रंट का ये एक्शन होगा इसमें. ए. अच्छा, फिर उसके बाद ये जो वॉवल है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है. इससे पहले मैं आपको ये नीचे वाला करा रहा हूं. दिस वन जिसमें ए के बाद ई लिखा हुआ है, दिस इज ए. एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी कि जबान का अगला हिस्सा नीचे को मूव कर रहा है, एंड यू आर एक्चुअली ओपनिंग अप योर माउथ. और अब इससे ऊपर वाले को आते हैं जो ए और ए के बीच में है, ये ए है. ए, और इसमें लेंथ का भी दखल है. सो दिस वॉवल एक्चुअली इज अ शॉर्टर लेंथ वॉवल. सो ये ए जितना लॉन्ग नहीं हो सकता. दिस इज ए ए ए. सो दिस इज ए ए ए ए ए ए. सो दिस इज ए ए ए ए. थोड़ा सा इस ए जितना ओपन नहीं होता, थोड़ा इससे क्लोज होता है. ए ए ए ए. और ये मैं आपको वर्ड्स की एग्जांपल कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा. चले अगर आप सोच रहे हो जी ये तो मिलते जुलते लग रहे हैं, ये कैसे हम अलग करेंगे. ये वो वॉवल है जो आप लफ्ज शहर में बोलते हैं, और ये वो वॉवल है जो आप लफ्ज बैल में बोलते हैं. ये बैल बैल, और ये शहर. शहर का वॉवल वो नहीं है जो कि बैल के अंदर यूज हो रहा है. ठीक है. तो ये इतना कम फर्क नहीं होता इनके बीच में. अच्छा जनाब, अब बैक पर आ जाते हैं. नाउ यू विल सी कि किस तरह आपकी जबान का पिछला हिस्सा ऊपर मूव करेगा इस वॉवल के लिए. दिस इज द ऊ, एंड यू कैन क्लियरली सी कि अब जबान का पिछला हिस्सा ऊपर मूव कर रहा है, और ये वॉवल जो है ये राउंडेड वॉवल भी है. ठीक है. इन सब के राउंडेड अनराउंडेड वर्जन है जो मैंने मिटाए हुए हैं इस क्वाड्रिलेटरल से. आई जस्ट मेड अ सिंपलर क्वाड्रिलेटर एट दिस पॉइंट. बाय द वे एक चीज और जरूर नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सब वॉवल्स के केस में आपके वोकल फोल्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं. सो ये सब वॉइस्ड हैं, इनमें से कोई अनवॉइस्ड नहीं. ठीक है. अच्छा जी, दिस वन इज, अब जबान का पिछला हिस्सा थोड़ा नीचे आएगा, ओ. सो पिछला ओ. इफ यू, वही बात है ना, इनका फर्क महसूस करने के लिए यू कैन जस्ट से द कंसेक्यूटिव वंस, द फॉलोइंग वंस, और आपको क्लियर होता जाएगा किस तरह से जो है ना वो एक दूसरे से ये ऊपर नीचे जा रहे हैं. ओ, एंड दिस इज बेसिकली ऑ, लाइक इन द वर्ड बॉल. सो ओ, एंड यू कैन क्लियरली सी तीनों राउंडेड हैं और तीनों थोड़े थोड़े नीचे आते चले जाते हैं. ऊ ओ. ठीक है. एंड दिस वन, अब ये देख रहे हैं कि ये इस साइड पे है, इधर नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ इसका राउंडेड वर्जन लिखा होगा जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा. दिस वन इज द अनराउंडेड वॉवल. सो अनराउंडेड के केस में विच वॉवल इज दिस इज आ. सो अब एक दफा मिलके इसका रियाज कर लेते हैं, इसको अच्छी तरह से अपने जहनों में पका लेते हैं. These are, and let me use this here. Ooh, oh, ah, oh, ooh. ठीक है.
and these ones are e, a, ई. यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ये है, ज्यादा जो डिस्टिंक्शन करता है वो इसकी लेंथ भी करती है, क्योंकि दे आर रियली क्लोज टू ईच अदर. यू कैन सी कि ये इतने डिफरेंस पर नहीं है, ये इतने डिफरेंस पर हैं, तो इनका आपस में कंफ्यूज होना बनता है थोड़ा सा. लेकिन जब आप वर्ड्स में पढ़ेंगे तो आपको बड़ा क्लियर नजर आ जाएगा कि कहाँ इनमें से एक यूज हो रहा है, कहाँ दूसरा, बेस्ड ऑन द लेंथ. स्पेशली लेंथ इज अ ग्रेट इंडिकेटर हियर. अच्छा, इसके अलावा आपको 3 वॉवल और नजर आ रहे हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला. इनको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये वो वॉवल है जो हम उर्दू के ज़बर के लिए यूज़ करते हैं, ये वो वॉवल है जो हम उर्दू के पेश के लिए यूज़ करते हैं, और ये वो वॉवल है जो हम उर्दू के ज़ेर के लिए यूज़ करते हैं. सो दिस इज उ. अगर मैं दोबारा इस पे शिफ्ट कर जाऊं, दिस इज उ उ उ, दिस इज आ, दिस इज ई ई ई. ये 3 दफा नहीं है, ऑब्वियसली आई एम जस्ट गिविंग यू 3 एग्जांपल्स. ठीक है, उ आ ई, उ आ ई, शॉर्ट वॉवल्स. आवाजें इनकी, इसकी आवाज इससे मिलती जुलती है, इसकी आवाज इससे मिलती जुलती है, और इसकी आवाज जो है बेसिकली वो इनसे मिलती जुलती है. सो दिस इज लाइक दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. सो बेसिकली ये आ है, ये आ. सो इट्स ट्राइंग टू अप्रोच दिस. सो आ उ ई. ठीक है जी. तो ये हमारे वॉवल्स का क्वाड्रिलेटरल हो गया जो हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट है. सो दीज आर लाइक उर्दू इंग्लिश के ज्यादातर इस क्वाड्रिलेटरल में पूरे हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी हैं जो मैं जब आपको फुल क्वाड्रिलेटरल दिखाऊंगा तो देन विल बी लुकिंग एट द रिमेनिंग वंस एज वेल. So now let's look at some concrete word examples of each of these vowels. सबसे पहला हमारे पास है word फूल, जिसके अंदर we have this vowel u. So p with a small h, the aspiration is the p, u, l, फूल. ठीक है, उसके बाद next में we have धोबी. So ध, o, b and the long vowel e, धोबी. And then we have खौल, खौल like पानी खौल रहा है, खौल. So and this has the vowel a, just like in the word ball, a, khol. And then the next one is bal, सर के बाल जैसे होते हैं, बाल. So khol, bal. And then we have सीरत, सीरत. So s, e, long vowel ra, short vowel जबर का जो आता है यहाँ पर, क्योंकि ये सीरत में इस जगह पर जबर है. So सीरत, सीरत. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज बेल, बेल. जो हमारा ये क्लाइंबर्स जो होते हैं, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, बेलें जो होती हैं, बेल. सो दिस इज बेल. द नेक्स्ट वन इज शहर, शहर, शहर. शहर, कहर, महर. सो दिस इज ऑल दैट, शहर. द नेक्स्ट वन इज बैल, बैल. जो गाय बैल वाला बैल जो होता है, सो ऑक्स, बैल. सो ये हो गए आपके लॉन्ग वॉवल्स इन उर्दू. और अब अगर हम शॉर्ट की तरफ चले जाएं तो वी हैव ये फर्स्ट वन जो कि जेर के लिए है. सो दिस इज बिल, दिस इज पुल, दिस इज बल. ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गई हमारे वॉवल्स की, जिसके अंदर 7 लॉन्ग वॉवल्स हैं, एक ये मीडियल वॉवल है शहर के अंदर जो आया है, एंड देन 3 हमारे पास जो है वो शॉर्ट वॉवल्स हैं. अब अगर हम इनके नेजलाइज्ड वर्जन्स की तरफ देखें तो वी ओनली हैव द नेजलाइज्ड वर्जन्स फॉर द 7 लॉन्ग वॉवल्स. और ये इनको ज़रा और से देख लीजिए. जो पहला वाला है ये है खेलूं, क्या मैं खेलूं, ये वो खेलूं वाला खेलूं है, खेलो नहीं है ये, खेलूं. इज द लॉन्ग वॉवल हियर. देन वी हैव नहीं, नहीं, ई लॉन्ग वॉवल. ठीक है, लोगों, ओ, ठीक है, लोगों. सो आप यहाँ पे इसको ओ वॉवल आपको सिंपल भी नज़र आ रहा है और नेजलाइज भी नज़र आ रहा है. ठीक है, लोगों. लड़कियाँ, आ से आ. सो लड़कियाँ. एंड देन वी हैव हैं, हैं. सो बेसिकली a is the vowel and the nasalized version is a. So हैं. And then you have मिलें, मिलें. So a से a. So a, sorry. So मिलें. And then औ से औ. So सौंफ, for example, जैसे सौंफ सिपाही वाली सौंफ. So सौंफ.
ठीक है जी। सो ये वर्ड एग्जांपल्स हो गए। बाय द वे ये IPA आपको अपनी असाइनमेंट्स में और जगहों पे टाइप करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक अच्छा ये IPA कीबोर्ड ऑनलाइन अवेलेबल है। सो जस्ट गो देयर एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ शॉर्टकट्स, तो आप वो भी याद कर लेंगे तो बड़ा सिंपली आप IPA वहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ये डायक्रिटिक्स डाल सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। सो इट्स फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। बाय द वे ये यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे। इसके लिए आप अगर ASCII यूज़ करना चाहें तो हम आगे जाकर बात करेंगे कि देयर इज़ अनदर स्टैंडर्ड कॉल्ड सैम्पा, जिसमें हमने उर्दू के लिए उसे थोड़ा सा एक्सटेंड किया था एंड वी मेड इट साई सैम्पा। सो ये स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें आप ASCII की मदद से IPAs लिख सकते हैं। इंग्लिश में आपको बहुत से पेपर्स वगैरह में सैम्पा के अंदर लिखा हुआ नज़र आएगा। बट एनी हाउ, फिलहाल ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज़ कि ये IPAs हैं जो यूनिकोड के अंदर लिखे हुए हैं, जो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। ऑल राइट जी, सो दिस इज़ द फुल वॉवल चार्ट। इसके अंदर अब सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर वो भी हैं जो उसके राउंडेड वर्जन्स हैं, वो भी हैं जो उसके सिंपल नॉन राउंडेड वर्जन्स हैं। तो इसमें आपको वो फेमिलियर तो नज़र आ ही रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास E है, तो अब अगर मैं इसका दूसरे वॉवल की बात करूं, इस वाले की, सो दिस इज़ द राउंडेड वर्जन। सो दिस वुड बी, आपने E ही बोलना है लेकिन विद द लिप राउंडिंग। सो लिप्स को राउंड करके E बोलें। सो लाइक E, सो नाउ यू राउंड द लिप्स एंड से द सेम E। सो दैट्स द राउंडेड वर्जन। ठीक है, तो कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो इनको भी यूज़ करती हैं। लाइक वी हैव A, so A में होंठ spread हैं, but if you say it rounded way, so it would be A, so that would be that other vowel. ठीक है, similarly for the other ones, A का आपके पास नहीं है rounded version, but for example, अब यहाँ पर you have the rounded version in your language, oo, अब आपने oo ही बोलना है लेकिन without lip rounding बोलना है, so that would be basically ooh, but without rounding ooh, so that would be that vowel. ठीक है, इसी तरह से O का अनराउंडेड वर्जन है, O का अनराउंडेड वर्जन है। ये हमारे पास बेसिकली आ वॉवल है और आ का ये राउंडेड वर्जन है। सो इट्स लाइक ओ, सो दैट इस तरह से ये आपका पूरा क्वाड्रिलेटरल है। सो देयर आर मेनी अदर वॉवल्स हियर जिनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारी लैंग्वेज के अंदर वो नहीं मौजूद हैं, कोई उनसे वर्ड्स के अंदर वो यूज़ नहीं होते हैं, बट दिस इज़ द होल चार्ट। ऑल राइट जी, सो ये एक वर्ड यहाँ यूज हुआ है मिनिमल पेयर्स। इसका भी आपको मानी नहीं पता। ये हम जब अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे फोनीम्स के ऊपर और एलोफोन्स के ऊपर, वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मिनिमल पेयर्स क्या होते हैं। फॉर नाउ यू कैन जस्ट थिंक ऑफ दिस एज एग्जांपल्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स विच हैव दीज वॉवल्स। सो यू हैव बैट, बैट, यू हैव बिट जिसके अंदर शॉर्ट वॉवल है, यू हैव बीट जिसके अंदर लॉन्ग ई वॉवल है, यू हैव बूट जिसके अंदर लॉन्ग ऊ वॉवल है, यू हैव बट, बट तो है तो यू लेकिन ये यहाँ पर जबर वाला वॉवल यूज कर रहा है। ठीक है, यू हैव बॉट, बॉट सो बॉल वाला जो है ना बॉल, सो बॉट, एंड यू हैव बैट, सो ये वो मीडियल वॉवल है इंग्लिश का। ठीक है, सो ये इंग्लिश की एग्जांपल्स हो गई इन वॉवल्स की। All right जी, so I just wanted to give you a tour around these vowels, और ये basically मैं वही वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ जिसका मैंने आपको पहले लिंक दिया था, जहाँ पर आप IPAs को basically pronounce करवा सकते हैं। तो I'll just go around this chart and pronounce a few of these. So E, E, as you remember, लेकिन इसका rounded version, U, so it's like E with rounded lips, U, and then A, and its rounded version, U, and then the medial vowel, E, its rounded version. ठीक है, सिमिलरली जिनके हमारे पास राउंडेड हैं ऊ, U, उसका अनराउंडेड वर्जन, I, द राउंडेड ओ, O, I, द अनराउंडेड ओ, से द राउंडेड ओ, O, एंड द अनराउंडेड ओ, A, एंड द आ, A, एंड द राउंडेड आ। O, ठीक है, और सिमिलरली जो हमारे शॉर्ट हैं, A, इट्स सॉरी द शॉर्ट वन इज एक्चुअली दिस वन, A, एंड देन यू हैव योर ऊ, O, एंड जो जेर वाला है A, इसका एक राउंडेड वर्जन भी है। U, सो नाउ यू हैव सीन ऑल ऑफ द इंटरेस्टिंग वंस। ठीक है, ये एक वॉवल है जिसको हमने पहले कवर नहीं किया था क्योंकि ये हम अपनी लैंग्वेज में डील नहीं करते। A, सो दिस इज़ बेसिकली और ज़्यादा माउथ स्प्रेड हो गया और ज़्यादा आपकी जो है ना लोअर जॉ नीचे आ गया। सो दिस इज़ ऊपर वाला ए एंड दिस इज़ आ।
so this is different from this but when we are hearing it again, जहन में ज़रूर रखिएगा कि हम उन आवाज़ों पे हमारा दिमाग मैप कर रहा होता है जिनको हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ये बात इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि साउंड्स का एक दूसरे से कम्प्लीटली आइसोलेटेड समझना, एज्यूम करना है कि हमारी ब्रेथ के अंदर जो हम पूरा एक कंटिन्यूस स्पीच बोल रहे हैं, एक ही ब्रेथ के अंदर मॉड्यूलेट करके एयर को जो स्पीच बना रहे हैं, ये अलग अलग साउंड से बनी हुई है। दैट्स अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, दैट्स एन एस्टिमेशन, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू। जाहिर है ये एक ही ब्रेथ है जिसे मॉड्यूलेट कर रहे हैं, लिहाजा एडजेसेंट साउंड्स डेफिनेटली एक दूसरे को इम्पैक्ट करती हैं और इससे फिर बहुत से इंटरेस्टिंग फिनोमेना निकलते हैं। तो अब हम उन फिनोमेना को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले विल बी लुकिंग एट अ वावल रिलेटेड फिनोमेना व्हिच इज नोन एज अ डिफ्थोंग। So a diphthong is a single sound which is produced when two vowels, one is a dominant vowel, वो duration में भी dominant है, stress में भी dominant है, usually वो long होता है, और दूसरा एक vowel जो उसके साथ जुड़ रहा होता है वो usually duration और stress में कम होता है। So यानी आम तौर पे diphthongs are new sounds which form when a short vowel and a long vowel come together, ठीक है, चाहे वो nasal या non nasal जिस भी फॉर्म में हो, और उसके नतीजे में एक साउंड बनती है। इंग्लिश बहुत डिफ्थोंग्स यूज़ करती है, उर्दू भी डिफ्थोंग्स यूज़ करती है। बाय द वे यहाँ मैंने आपके सामने जो डिफ्थोंग्स लिस्ट की हैं या जो नंबर ऑफ डिफ्थोंग्स लिस्ट की हैं, इसको ज़रूर जहन में रखिएगा कि ये सब रिसर्च बेस्ड इस तरह के रिजल्ट्स हैं कि इख्तिलाफ इसमें काफ़ी होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश के केस में 8 आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट डिफ्थोंग्स, ठीक है, इसके अलावा भी हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जॉस्टिव लिस्ट है। और अगेन ये भी इख्तिलाफ रहता है कि इसके अलावा भी हो सकता है कुछ और आवाज़ें हों जो डिफ्थोंग्स हो। देन व्हेन टू लॉन्ग वॉवल्स कम टुगेदर, यूजुअली इट्स बिलीव्ड कि ये डिफ्थोंग नहीं बना रहे बल्कि ये दो अलग अलग वॉवल्स हैं साथ साथ। तो रादर देन, यानी कब हम उसको एक आवाज़ समझेंगे, कब दो आवाज़ें समझेंगे, ये बुनियादी तौर पर ड्यूरेशन से आ रहा होता है। होता क्या है कि डिफ्थोंग के केस में सो लेट्स अज्यूम कि एक लॉन्ग वॉवल जो है उसकी लेंथ फॉर एग्जांपल, और ये आप करेंगे भी जब आगे आपको असाइनमेंट मिलेगी, लेट्स अज्यूम कि उसकी 500 मिली सेकेंड्स लेंथ है और शॉर्ट वॉवल की लेंथ लेट्स से 150 मिली सेकेंड्स है, लेट्स अज्यूम। एंड व्हेन टू वॉवल्स कम टुगेदर दे फॉर्म अ न्यू साउंड जिसकी ड्यूरेशन 500 मिली सेकेंड्स है। तो हम कहेंगे कि अब ये एक आवाज़ बन रही है जिसमें दो आवाज़ों का इफेक्ट नज़र आ रहा है, और जब आप इसको स्पेक्ट्रोग्राम पर देखेंगे तो यू विल बेसिकली सी दी clear indication of two vowels in that one sound in that duration of which is as long as one vowel, ठीक है। तो इस किस्म की चीज़ों से हम ये अखज़ करते हैं, निकालते हैं कि ये एक नई साउंड बन गई है रादर देन के दो साउंड साथ साथ पड़ी हुई हैं। लेट्स से कि मैं आ वॉवल और ई वॉवल बोलूँ तो आ ई, तो अब ये क्लियरली दो वॉवल्स हैं। लेकिन अगर मैं आई कहूँ तो इसके अंदर हो सकता है कि अब आ लंबा है और ई छोटा है और ये मिलके एक साउंड बन जाएगी, और ये भी हम नेचुरल स्पीच में से पकड़ते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम कहेंगे मैंने लफ्ज़ भाई कहा, या भाई क्या कर रहे हो, भाई खाना खा लिया तुमने। तो अब इसमें जितना नॉर्मली मैंने बोला है ना, यहाँ से हम ये कैलकुलेशंस करते हैं। सो ये कुछ अब इसकी चीज़ें आपको तब समझ आएंगी जब आप इसकी असाइनमेंट करेंगे, बट अनटिल देन जो चीज़ हम अभी पढ़ रहे हैं वो ये है कि न्यू साउंड्स विच आर फॉर्म्ड आउट ऑफ टू वॉवल्स, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इंग्लिश की कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो लेट्स से ये है वर्ड बाइट और ये क्वाड्रिलेटरल में आपको नज़र आ रहा है कि बाइट में आई, आ का भी इम्पैक्ट है और शॉर्ट ई का भी इम्पैक्ट है। इट्स बाइट बाइट बाइट। सिमिलरली बाउट बाउट बाउट, ए और ऊ, बॉय बॉय बॉय। और ऑब्वियसली अब हम डायलेक्टिकल बातें कर रहे हैं, एक डायलेक्ट में बॉय होगा, एक डायलेक्ट में बॉय होगा, बट एनी हाउ दिस इज ऑ एन ई इम्पैक्ट जो यहाँ पर इन्होंने निकाला हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आप जो इंग्लिश की आर्ट देख रहे हैं, मैं सिर्फ ये वर्ड्स पढ़ दूंगा, मैं सारे के सारे इनको डिफ्थोंग्स को नहीं पढ़ूंगा, बट यू हैव लाइक टाउन, लाइट, प्ले, पेयर, डियर, स्लो, टॉय, श्योर। तो अब इसके अंदर हमारे पास ये 8 की एग्जांपल्स आ रही हैं जो इंग्लिश की हैं। अब हम अगर उर्दू के ऊपर आ जाएं, उर्दू में अगेन आपको रिसर्च पेपर्स मिलेंगे जो 21 डिफ्थोंग्स लिस्ट कर रहे हैं, जो 18 लिस्ट कर रहे हैं, जो 8 लिस्ट कर रहे हैं। जो जिस पेपर को मैं यहाँ पर साइट कर रहा हूँ, बेसिकली ये मुझे इनके एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी रिलायबल लग रहे थे, द वे दे हैव परफॉर्म, नॉट दैट के अदर्स के रिलायबल नहीं है, इनके एक्सपेरिमेंट ज़रा थॉरो हैं, और इसमें इन्होंने बहुत डिटेल में फ्रीक्वेंसीज निकाली हैं इनकी, और उसके बाद जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली हैं जिनमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि न्यू साउंड्स बन रही हैं, इन्होंने वो लिस्ट डाउन किए हैं यहाँ पर, और मैंने इनमें से कुछ के एग्जाम्पल वर्ड्स ऊपर लिख दिए, ठीक है। सो अगर हम इन डिफ्थोंग्स को देखें, 15 डिफ्थोंग्स को उर्दू की, तो हमें ये नज़र आ रही है आई, I, and this is short with an e, I, and then you have an a, ao,
तो अब आपको यहाँ पर दो लॉन्ग वाले भी केसेस नजर आ रहे हैं जो इन लोगों को मिले और उन्होंने लिस्ट कर दिए. सो लॉन्ग एंड लॉन्ग ओरल वॉवल्स. तो ऐसी डिफ्थॉन्ग्स की भी इनको एग्जांपल्स मिली जहाँ पर ये वाली चीज़ ट्रू नहीं हो रही कि एक डोमिनेंट है और एक रिड्यूस्ड है, बल्कि दोनों के दोनों लॉन्ग हैं. अब इनमें स्ट्रेस का फर्क हो सकता है, एक ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, एक कम स्ट्रेस्ड है. स्ट्रेस अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं, जब आप पढ़ेंगे तो उस पर देखेंगे. लेट मी जस्ट गो ओवर द एग्जाम्पल वर्ड्स. भाई, गए, गई, आए, आई, आओ, खोई, हुई, ज़्यादा या ज़्यादा, दोनों तरह से ये प्रोनाउंस होता है. गई, जीऊँ और खाई. ठीक है. और सॉरी, ये इस केस में मैंने ये एग्जांपल आपको ये इसकी दी है, तो ये खाए हैं, खाए, खाए. ठीक है. सो diphthongs again, these are sounds which are new sounds but made up of two vowel sounds. ठीक है. और इसकी क्या प्रूफ होता है कि ये दो वॉवल्स नहीं है, एक है. यूजुअली द लेंथ ऑफ द ओवरऑल लेंथ ऑफ द वॉवल, जो कि एवरेज लेंथ ऑफ अ सिंगल वॉवल की इक्वल हो रही होती है. यहाँ से हम इस चीज़ को पकड़ते हैं और उसके अंदर क्योंकि क्लियरली हमें फॉर्मेट से दो वॉवल्स नजर आ रहे होते हैं, वी से क्योंकि दिस इज नॉट अ प्योर वॉवल, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ टू वॉवल्स एंड दोज मिक्सचर्स आर नोन एज डिफ्थॉन्ग्स. एक्सक्यूज मी. अच्छा जी, अब एक दूसरा फिनोमेना जो कि बनता है बिल्कुल इसी तरह की ही चीज़ से कि जहाँ पर दो फोनीम्स बेसिकली एक दूसरे के साथ, दो साउंड साथ आ रही होती हैं और एक साउंड दूसरी साउंड पे इम्पैक्ट करती है, इसको हम को आर्टिकुलेशन कहते हैं. ठीक है. इसको हम पहले से पढ़ते आए हैं, अब ज़रा इसको हम फॉर्मली देखने लगे हैं. सो को आर्टिकुलेशन अकर्स व्हेन आइसोलेटेड एडजेसेंट फोनीम्स इन्फ्लुएंस ईच अदर. सो फॉर एग्जांपल दी को आर्टिकुलेशन कुड बी कि आपने फॉर एग्जांपल वर्ड बोला है, एक साउंड बोली है और आप अगली साउंड बोलने वाले हैं. एक साउंड के लिए ज़बान ने आगे जाना है, लेट्स से दांतों पे, और अगली साउंड के लिए लेट्स से उसने पीछे आना है, लेट्स से पैलेट पे. तो अब क्या होगा कि ज़बान पहले से या अगली साउंड की तैयारी करने लगेगी, या फिर पिछली साउंड के लिए जहां गई हुई थी उसका इंपैक्ट अगली साउंड पे आएगा. सो एडजेसेंट साउंड्स एक दूसरे पे इंपैक्ट करने लगेंगे. और ये इंपैक्ट अभी हम देखते हैं कि अब ये दो तरह का इंपैक्ट हो गया ना. एक ये कि ज़बान तैयारी कर रही है अगली चीज़ के लिए, इसलिए पिछली पे असर आ गया. एक ये है कि पिछली में जहां थी उससे अगली पे असर आ गया. सो एडजेसेंट साउंड्स कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन ईच अदर, और ये इम्पैक्ट प्लेस पर भी हो सकता है, ये इम्पैक्ट मैनर पे भी हो सकता है. यानी लेट्स से पैलेटल प्लेस एक का है और लेबियल प्लेस दूसरे का है, तो ये प्लेस का इम्पैक्ट भी हो सकता है कि कहीं दरमियान में आ जाए या एक साउंड दूसरी की जगह बोली जाए. और दूसरा इंपैक्ट इसके अंदर ये हो सकता है कि मैनर के अंदर इंपैक्ट आ सकता है. यानी एक स्टॉप है दूसरा फ्रिकेटिव है, तो वो एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट करके इस चीज़ में चेंजेस लाएं. तो अभी इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं को आर्टिकुलेशन की. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना. और इसकी बेस पर अब ये चैलेंज आप समझिए कि बज़ाहिर लगता है कि उर्दू के अंदर अगर 63 साउंड्स हैं और मैं किसी तरह से इन 63 साउंड्स को इनफ टाइम्स रिप्रेजेंट करा के एक कॉर्पस जनरेट कर लूँ उर्दू का. कॉर्पस के हमारा मतलब होता है कि हमने रिकॉर्डिंग्स डेटा सेट बना लिया और उस पर स्पीच रिकग्निशन करा दूँ, मसला ख़त्म. हर एक साउंड हमारे डेटा सेट में लेट से कई कई हज़ार दफ़ा आई हुई है. द एक्चुअल प्रॉब्लम इज़ नॉट एज सिंपल, because every sound is impacted by its previous sound and potentially by its next sound. That means that my data set does not need to just guarantee that every sound is represented in it. It also needs to guarantee that every sound in all realistic contexts is represented in it. यानी अगर बा है तो खाली ऐसा नहीं है कि बा मेरे पास ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं मेरे डेटा सेट के अंदर कि बा लेट से 10,000 दफ़ा आया हुआ है. नहीं, बा कितनी दफ़ा आ और आ के बीच में आया है, बा कितनी दफ़ा आ और ई के बीच में आया है, बा कितनी दफ़ा आ और ए के बीच में आया है, बा कितनी दफ़ा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दिस पोटेंशियली बिकम्स कि फिर 63 साउंड्स 63 पहले आने वाली साउंड्स के बाद आ सकती हैं और 63 बाद में आने वाली साउंड्स के बाद से पहले आ सकती हैं. यानी टोटल कम्बिनेशन 63 इंटू 63 इंटू 63 बनते हैं. इनको हम ट्राईफोनीम्स कहते हैं, 3 फोनीम्स के कम्बिनेशंस. ठीक है. अब मसला ये है कि पहली नज़र में तो लगता है कि नाउ दिस इज़ अ ह्यूज नंबर, अब क्या करें, ये कैसे मेक श्योर करेंगे, ये तो जितना भी हम वर्ड सेट ले आएंगे उसके अंदर ये चीज़ स्पार्स ही रहेगी, यानी ये बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास इसकी एग्जांपल्स नहीं आएंगी. अब होता क्या है कि इनमें से बहुत से केसेस ऐसे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है. जैसे उर्दू आपको ट्राई कॉन्सोनेंटल नॉन वोकैलिक कम्बिनेशंस अलाउ नहीं करती. इसका क्या मतलब है कि हम दो बा तो इकट्ठे आ सकते हैं और ये प्रोसेस हम आगे देखेंगे, इसका नाम भी है, लेकिन 3 बा इकट्ठे नहीं आ सकते. आप वर्ड अब्बा बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप वर्ड बोलें ये वाला, दिस इज नॉट अ वर्ड, दिस कुड नॉट बी स्पेल्ड इन उर्दू.
ठीक है, इसका कोई स्पेलिंग नहीं है, 3 दफ़ा ये नहीं आ सकता। 2 होगा तो हम तशदीद लगा के कहेंगे कि शिद्दत से इसको बोलना है, उसके लिए हम जेमिनेशन उसको कहते हैं, आगे अभी देखेंगे। लेकिन 3 दफ़ा नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स कि ये बीच में से प्रून हो जाएगा। सो पा 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 बा बा बा, सारे के सारे 3 वाले कम्बिनेशन ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम फिर देखते हैं आगे कि जी इनमें से कुछ ऐसे हैं जो उर्दू की डिक्शनरी में कभी नहीं आते, ऐसी चीज़ें नहीं आती। सो इसको कम करते 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 अंटिल वी लोअर इट डाउन, अंटिल वी रीच अ पॉइंट कि हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है कि अच्छा ये वो सारी ट्राइफोनीम्स हैं जो उर्दू के अंदर मुमकिन है। मैंने एज पार्ट ऑफ माय इनिशियल रिसर्च इन स्पीच अपने एडवाइजर डॉक्टर सरमद के साथ ये काम किया था कि वी डेवलप्ड बेसिकली दैट लिस्ट ऑफ फोनीम्स, एंड फ्रॉम दैट लिस्ट ऑफ फोनीम्स वी greedily, using a greedy algorithm, we developed a list of words, minimum number of words जिसमें वो सारी की सारी ट्राइफोनीम्स आ रही हूँ, और फिर we using trained linguists we converted those words into sentences. So as a result we had around 700 sentences जिसके अंदर उर्दू के सारे रियलिस्टिक ट्राइफोनीमिक कम्बिनेशंस मौजूद थे। वो लिस्ट मौजूद है, उसको हम प्रेस कॉर्पस कहते हैं, फोनेटिकली रिच उर्दू स्पीच कॉर्पस, और उसकी रिकॉर्डिंग कोई घंटे सवा घंटे की रिकॉर्डिंग है, एंड इट्स अवेलेबल इन मैनी वॉइसेस। आप लोगों की भी अगर हमें किसी वक्त ज़रूरत पड़ी तो शायद हम आपसे भी कहें कि उसकी हमें रिकॉर्डिंग दे दें। दैट प्रेस कॉर्पस एक्चुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ रियली अमेजिंग स्पीच सिंथेसिस सिस्टम, जिसकी एग्जाम्पल आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में देखी थी। तो यानी वो घंटे सवा घंटे की स्पीच गारंटी कर देती है कि उर्दू की सारी साउंड सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसमें मौजूद हैं। अब उसके अपने लिमिटेशंस हैं, बट जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि ये भी काम। अच्छा, अगर हम ये ना बनाते ग्रीडी लिस्ट तो तब फिर ये कैसे होता? तब ये होता कि हम बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा करते। जब बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा करते तो फिर उसमें ये आवाज़ें ज़्यादातर जो हैं वो उसमें आना सॉर्ट ऑफ गारंटीड हो जाता। अब ये खैर लैंग्वेज के आगे और डिटेल्स हैं कि इसमें किस तरह से चंद फ्रीक्वेंट चीज़ें बहुत थोड़ों में भी मिल जाएंगी, लेकिन कुछ रेयर चीज़ें ऐसी भी होंगी जो बहुत बड़े डेटा सेट्स में भी नहीं होंगी। तो लिहाजा दैट्स अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन फॉर अ सेपरेट डे। वो भी इंशाल्लाह जब हम मशीन लर्निंग के करीब पहुंचेंगे तो हम उन डिस्कशंस को भी देखेंगे, ठीक है। बट नाउ यू गेट द आइडिया ऑफ को आर्टिकुलेशन एंड इट्स इम्पैक्ट इवेंचुअली ऑन आवर मशीन लर्निंग। अच्छा जी, कोआर्टिकुलेशन की मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। दीज आर बाय नो मींस एग्जॉस्टिव, बट एटलीस्ट दीज आर गोइंग टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह से हमारी लैंग्वेज के ऊपर कोआर्टिकुलेशन इंपैक्ट करती है। यहाँ एक और बात याद रखिएगा कि कोआर्टिकुलेशन की एक बड़ी रीज़न वही सुस्ती है जो हमारे पूरे जिस्म के सारे सिस्टम्स में, और यहाँ पे हम जो वोकल ट्रैक्ट और जो हमारी वोकलाइजेशन है उसके अंदर हम वो सुस्ती देख रहे हैं कि ज़बान जो है वो एक हम बोलते बोलते इवेंचुअली चीज़ों की मुश्किलों को कम करना चाह रहे होते हैं, सिंपलेस्ट पॉसिबल वेज में हम उसको यूज़ करना चाह रहे होते हैं। सो एसिमिलेशन फॉर एग्जांपल इज द फर्स्ट फिनोमेना दैट वी आर लुकिंग एट। सो एसिमिलेशन जो है उसका मतलब ये है कि आपका जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो कंबाइन होना शुरू हो जाता है। सो एक से ज़्यादा साउंड जो हैं वो एक दूसरे की प्लेस पे आने लगती हैं, ठीक है। सो फॉर एडजेसेंट साउंड्स के केस में, सो फॉर एग्जांपल द ना इन इंग्लिश becomes dental as opposed to alveolar. ना आपको पता है alveolar है, ना 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 it's alveolar. लेकिन in the English word tenth अगर आप बिल्कुल इसको सही तरह से प्रोनाउंस करें और थ को जबान बाहर निकाल के डेंटल प्रॉपर बोलें तो इट्स गोना बिकम टेंथ। तो ना जो है वो दांतों पे आ गया बजाय एल्वियोलर रिज पे बोले जाने की, ठीक है। सो दैट्स एसिमिलेशन। उर्दू के अंदर एग्जांपल देखें, आपका वर्ड है जिसे आप प्रॉपरली लिख रहे हैं कांपना, लेकिन इसे पढ़ते हैं आप क्या है, कांपना। आप ना की जगह माँ पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हुआ है? क्योंकि अगली वाली चीज आपके पास जो है ये वाली चीज ये बाइलेबियल है, लिहाजा आपका ये ना एल्वियोलर से बाइलेबियल होके माँ बन गया। when na comes to bilabial place it becomes a bilabial nasal which is ma, ठीक है। मिनबर प्रोनाउंस कैसे होता है? मिम्बर, ठीक है। वही सेम प्रोसेस हुआ। सांप नहीं हम बोलते, हम इसे कहते हैं सांप। ये ना माँ में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब यहां पर देखिए, आंख आ क्लियर होना चाहिए, आंख होना चाहिए, ठीक है ना, आंख होना चाहिए, लेकिन हम इसको पढ़ते क्या, आंख। यानी ये ना की वजह से पिछला वाला जो वॉवल है वो नेजलाइज हो गया और ना खत्म हो गया। सो बजाय नून के हम नून गुन्ना पढ़ रहे हैं यहाँ पर। सो रादर देन सेइंग आंख हम इसे कह रहे हैं आंख, राइट, get it? So this is how adjacent sounds modify each other. So assimilation एक example है। एक और example है insertion की, और ये आप बहुत अपनी लाइफ में देखेंगे। उर्दू हम बोलते हैं और जिस तरह की हम बोलते हैं उस पर ये बहुत बड़ा impact इस चीज़ का है। So insertion is the addition of a
फोनीमिक सेगमेंट इन अ वर्ड, और इसको हम इंसर्शन भी कहते हैं और इसको हम जो है वो एपेंथेसिस भी कहते हैं. सो फॉर एग्जांपल वर्ड है और ये अरबी ओरिजिन से आया है अम्र. अम्र कोई मामला या कोई हुक्म, अम्र. अब जब हम उसको पढ़ते हैं आम उर्दू में हम इसे पढ़ते हैं अमर. कब्र, हम कभी भी कब्र नहीं बोलते, हम इसको कब्र कहते हैं, राइट. असल, इसको हम असल कहते हैं. हब्स या उर्दू में हब्स, उसको हम, अगर आपने सुना हो तो कॉमनली इसको हबस कहा जाता है. तो अब जो आपके डायलेक्ट के अंदर जो चीज स्पीकर बोल रहा है स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हमने तो उसी को लेना. तो मजबूरी ये है कि उसकी फिर हमें रीजन देखनी पड़ती है. और ये क्या यहाँ पे इंसर्शंस क्यों हो रही हैं? जस्ट टू मेक द आर्टिकुलेशन सिंपल. अभी मैं उसके फोनोलॉजिकल रूल्स में नहीं जा रहा कि एग्जैक्टली यहाँ क्या हो रहा है. जैसे मैंने आपको पिछले का रूल बताया था कि व्हेन द सब्सिक्वेंट साउंड इज अ बाइलेबियल, द एल्वियोलर फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन बिकम्स अ बाइलेबियल एज वेल. लेकिन यहाँ खैर मैं आपको रूल्स नहीं बता रहा. नीचे मैंने पेपर्स के रेफरेंसेस दिए हैं. दोज हु आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड यू कैन रीड दीज पेपर्स एंड दीज विल गिव यू मोर डिटेल. फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू कन्विंस यू ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ एडजेसेंट साउंड्स ऑन ईच अदर. डिलीशन इज अनदर एग्जाम्पल. ये भी बड़ी कॉमन आपको नजर आएगी. सो इसको हम इलीजियन भी कहते हैं. और इसमें फॉर एग्जाम्पल जो है वो आपके पास है फॉर एग्जाम्पल हिस्सा. हिस्सा आखिर में हे है लेकिन वो हम कभी नहीं बोलते, हम कहते हैं हिस्सा, मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला, हिस्सा. आखिरत, इसको हम आखिरत कहते हैं. आखिरत, आखिरत, ठीक है. क्यों, क्यों, क्यों कभी भी नहीं इसको यूं बोलते, हम इसे कहते हैं क्यों या क्यों. हैसियत या प्रॉपर उर्दू में हैसियत. हैसियत को हम पढ़ते हैं हैसियत. सो हैसियत की जगह हैसियत, ये खत्म हो गया बीच में से. हैसियत की जगह हैसियत, 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 ठीक है. ये यहाँ पर हमारे पास ये दो वॉवल्स इकट्ठे हो गए रादर देन के हम इसको हैसियत पढ़ते ये के साथ, ठीक है. हुई, हुई वो चीज बन गई हुई. सिमिलरली एक वर्ड आपने ये पढ़ा होगा, जो एक दरख्त होता है, इसको हम सरू कहते हैं, जैसे सर्व, लेकिन ये सर्व की जगह इसको सरू कहा जाता है, ठीक है. तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन उर्दू जिसके अंदर ये फिनोमेना हुआ और वक्त के साथ साथ इवन द वर्ड्स चेंज्ड ओवर टाइम. Alright, alternation is another phenomena. It's the replacement of one sound with another. For example, हमारे पास word था एहसान, so ये basically असल में ये word था एहसान, एहसान, एहसान से ये हो गया एहसान, एहसान. इसी तरह से एहतजाज से ये हो गया एहतजाज, एहतजाज से एहतजाज, ठीक है. तो ये एक और फिनोमेना है जिसके अंदर हम देख रहे हैं ये अलग अलग चीजें हैं. इसके बाकायदा हमारे पास रूल्स हैं मौजूद, किस तरह से ये सब कुछ होता है, क्यों होता है. देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स. आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ कोआर्टिकुलेशन इटसेल्फ कि एडजेसेंट साउंड्स एक दूसरे को इंपैक्ट करती हैं. तो इन्हें पकड़ने के लिए फिर आपको अगर एक साउंड को रिप्रेजेंट कराना है अपने डेटा सेट में तो यू नीड टू रिप्रेजेंट इट इन ऑल ऑफ इट्स या मोस्ट ऑफ इट्स पॉसिबल कॉन्टेक्स्ट्स, ठीक है. और यहीं से बेसिकली यही जो बात हो रही है ना, ये है शॉर्ट टर्म विंडोज के अंदर एक दूसरे पे इम्पैक्ट. हम आगे जाकर अभी ऐसी चीजें भी पढ़ेंगे जहां लॉन्ग टर्म विंडोज का एक दूसरे पे, लैंग्वेज के जो लॉन्ग डिस्टेंस पे होने वाले इम्पैक्ट्स हैं. और फिर उससे आपको वो मशीन लर्निंग अभी से समझ आना शुरू हो जाएगी कि इवेंचुअली हमने मशीन लर्निंग मॉडल्स क्या यूज करने हैं इस तरह की चीजों को प्रोसेस करने के लिए. अब हम कुछ उन फिनोमेना को दोबारा देखते हैं जिनको हम इससे पहले पढ़कर आए हैं. बट नाउ दैट वी हैव दिस नॉलेज ऑफ कोआर्टिकुलेशन सो वी कैन बेसिकली अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें इवेंचुअली कैसे हो जाती हैं. सो एफ्रिकेट्स इज वन ऑफ दोज जिसके बारे में हमने इससे पहले ये देखा है कि एफ्रिकेट इज बेसिकली अ कॉन्सोनेंट दैट बिगिंस एज अ स्टॉप एंड रिलीजेज एज अ फ्रिकेटिव. इसकी हमने दो एग्जाम्पल्स देखी थी जो इंग्लिश उर्दू दोनों में हैं, विच इज़ योर ज एंड योर च. दोनों के केस में यू बिगिन एज अ स्टॉप, आइदर अ ड और अ ट, and you end as a fricative, either a j or a sh, ठीक है. और eventually you end up with one sound which is palatal and has the properties of both of these consonants, one towards the closure and other as the release, ठीक है. तो एफ्रिकेट इज वन ऑफ दोज फिनोमेना जो कि को-आर्टिकुलेशन के नतीजे में पॉसिबली क्रिएट हुए हैं, बट नाउ दे हैव बिकम न्यू साउंड्स इन दीज लैंग्वेजेस व्हिच आर मीनिंग चेंजिंग साउंड्स. और ये जब हम फोनीम्स फोन्स वगैरह को पढ़ेंगे तो उस पर तफसील से देखेंगे कि हम मीनिंग चेंज को कैसे डिटेक्ट करते हैं. दूसरी हमारे पास पॉसिबिलिटी ये होती है कि वी गेट कोआर्टिकुलेटेड कॉन्सोनेंट्स और कॉम्प्लेक्स कॉन्सोनेंट्स. ये वो हैं विच आर प्रोड्यूस विद टू साइमल्टेनियस प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन. सो इनके केस में तो अब एक जगह आ गई ना साउंड, जा और चा में अब ये पैलेटल हो गया और सब कुछ पैलेट पे हो रहा है.
लेकिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सोनेंट्स में बैक वक्त दो जगह आपके वोकल ट्रैक में एक्शन हो रहा होता है. सो एक जगह मेजर एक्शन है और दूसरी जगह माइनर एक्शन है, या दोनों जगह ही मेजर एक्शन है. सो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज अ डबली आर्टिकुलेटेड कॉन्सोनेंट. इसकी फर्स्ट टाइप वो है कॉम्प्लेक्स कॉन्सोनेंट्स की, विच हैव टू प्राइमरी प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन. सो दोनों प्राइमरी हैं और दोनों का लेकिन मैनर सेम होता है. प्लेसेस दो हैं लेकिन मैनर सेम है. इसकी एक एग्जांपल आपके पास ये है, ये लेबियल व्हीलर स्टॉप. So it has a k property and it has a pa property. I cannot pronounce it. You would need to go to the IPA chart to pronounce it. It's an interesting pronunciation and there are other examples of it as well. लेकिन अब इसकी जो मेन खूबी है वो ये है, जो इसकी distinguishing factor है, that is कि you have two primary places of articulation both with the same manner. So either both are stop or both are nasal and so on and so forth. ठीक है, तो ये आपके पास हमारे एक एग्जाम्पल आ गई. दूसरी इसकी जो पॉसिबिलिटी है ये हम पहले किसी हद तक देख कर आए हैं. सो दीज आर कॉन्सोनेंट्स विद अ सेकेंडरी आर्टिकुलेशन. सो दे हैव अ सेकेंड आर्टिकुलेशन नॉट ऑफ द सेम मैनर. सो मैनर अब डिफरेंट होगा. लेकिन अब जैसे एफ्रिकेट में था ना कि एक ही जगह है, ऐसा नहीं है. द एक्शन इज नॉट हैपनिंग इन वन प्लेस. Action is happening in two places. One is a major place and the other is a minor place. वहाँ पे closure निस्बतन कम होगा या different होगा and so on. So it occurs when articulation of a consonant is equivalent to the combined articulation of two or three, two से ज़्यादा भी हो सकते हैं, simpler consonants, at least one of which is an approximant. इसमें ये अब हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ लगा दी. अब इसकी बहुत सी किस्में हैं. हम साउंड्स को लेबियलाइज कर सकते हैं, पैलेटाइज कर सकते हैं, जैसे रशियन में एग्जांपल्स हैं. व्हीलराइज कर सकते हैं जिसकी इंग्लिश में एग्जांपल्स हैं. एक एग्जांपल इसकी हमने तफसील से देखी थी इससे पहले, जिसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो फेरेंजलाइजेशन की एग्जांपल है, जो कि हम अरबिक में देखते हैं. सो फॉर एग्जांपल इन अरबिक यू हैव द सा साउंड फॉर द सीन. इसको हम अरबिक में सा कहेंगे. सो यू हैव योर सा साउंड एंड यू ऑल्सो हैव योर सॉ साउंड. सो द डिफरेंस बिटवीन योर सा एंड योर सॉ is in case of saw you have a secondary place of articulation that you're constricting your pharynx, halak ko tight kar rahe hain. So you're constricting your pharynx to produce a saw. So sa saw, sa saw. Similarly you have your ta and you have your ta. Similarly you have your the and you have your law. And in the same manner you have this interesting phoneme, जिसको मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके इंट्रोडक्शन के लेक्चर में जिसका जिक्र किया था कि जैसे इस पे कोई मसला रहा ही नहीं है. इनफैक्ट दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि मैंने आपको एक और जगह उसकी बात की थी कि अरबिक हैज़ बीन कॉल्ड एट वन टाइम लैंग्वेज ऑफ द ज़ॉद ऑफ दिस साउंड, जिसके ऊपर खैर जो भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें ज़्यादातर ऐसी हैं जिसमें इसको व्हीलराइज्ड या फेरेंजलाइज्ड बिलीव किया जाता है, जिसके अंदर जो मॉडर्न अरबिक है वो इसको फेरेंजलाइज्ड डेंटल स्टॉप की तरह बोलती है. यानी इट साउंड्स एज अ द बट विच इज़ फेरेंजलाइज्ड. सो इट्स अ दो. हाउएवर क्योंकि कुरान की जो तिलावत है वो क्लासिक अरबिक की बेस के ऊपर होती है, लिहाजा क्लासिक अरबिक के अंदर इट्स आइदर कंसिडर्ड अ फेरेंजलाइज्ड वॉइस्ड एल्वियोलर लैटरल फ्रिकेटिव, यानी ज़बान साइड पे लगी हुई है, ज़बान की टिप जो है वो एल्वियोलर रिज के करीब है और ये जगह पे कंस्ट्रक्शन हुई हुई है. सो दैट्स गोना फॉर अ फ्रिकेटिव इट्स गोइंग टू मेक अ raw, and if it is considered a stop at that place it's going to become a raw. तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है इसकी, ये वो है जो कि तजवीद के अंदर फॉलो की जाती है. आई एक्चुअली हैड अ कॉन्वर्सेशन विद लबीक बिफोर दिस लेक्चर टू अगेन रिकन्फर्म कि मैं जो ये चीज़ कह रहा हूँ इट एग्रीज विद द तजवीद रूल्स एज वेल. और मे बी इन अ सेपरेट वीडियो अगर इसका मौका मिल गया तो जिसके अंदर आई गो ओवर मोर डिटेल्स ऑफ अ साइड बाय साइड कंपैरिजन के वहाँ पर क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है और हम इसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं. बट इन ऑल ऑफ दीज केसेस यू हैव अ सेकेंडरी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन which is your pharynx, कि pharynx पे कंस्ट्रक्शन हो रही है इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए. And now finally let's look at this phenomena, जो बिल्कुल अब उसका भी एक एक्सट्रीम केस है कि जहाँ पर दो आवाज़ें करीब आ रही हैं लेकिन वो दोनों आवाज़ें सेम हैं. सो जेमिनेशन, या जिसको शिद्दत या तशदीद से इंडिकेट किया जाता है उर्दू के अंदर, जिसको हम तशदीद से लिखते हैं, या अरबी के अंदर उसको हम शद्दा से लिखते हैं, जो इस तरह की W की तरह का निशान होता है. सो बेसिकली दिस सिंपली सेज दैट टू साउंड्स आर कमिंग टुगेदर बट बोथ ऑफ देम आर द सेम.
So it's called gemination from Gemini, twins, so twin sounds. It's the articulation of a consonant for a longer period of time than it's for a singleton consonant. So ये हम एक चीज़ आगे जाकर पढ़ेंगे, stress, ये वो नहीं है, ये एक अलग फिनोमिना है जहाँ पे we have a doubling of a particular sound, कि वो एक पर आकर ख़त्म होता है और फिर उसी से दोबारा शुरू होता है. Like for example, अगर हम इंग्लिश की कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो in words like midday, evenness, lamp post, lamp पे क्लोजर हुआ और पोस्ट उसी क्लोजर से आप शुरू हुए. misspell. Similarly, you have in Urdu, you have many examples, especially from the Hindi or the Arabic origins. Persian origin में usually ये use नहीं होता. So you have words like patta, dabba, dajjal, munna, gadda या गद्दे, and then you have so many. Urdu uses it a lot. And similarly, you also have versions of this जहाँ पर जो first time जो ये use हो रहा है वो as a stop use हो रहा है, और second time जो use हो रहा है वो aspirated stop के तौर पे हो रहा है. Like पत्थर, so it's not पत्थर, it's पत्थर. मक्खी, so मक्खी. बुढ़ा, not बुढ़ा, it's बुढ़ा. ठीक है. तो now all of these are examples of the phenomena of gemination, and again as I said it's used quite a lot, और इसकी जब हम transcription करते हैं IPA में तो इस तरह करते हैं जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है. So that brings us to the end of this lecture. इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर अब हमने फॉर्मली देखना है कि फोनीम्स, फोन्स और एलोफोन्स क्या होते हैं. सिमिलरली ग्राफीन, ग्लिफ्स और एलोग्राफ्स क्या चीज़ होते हैं, और इन फिनोमेना को आपस में हमने मैप करना है, बिकॉज अब हम कुछ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जाना शुरू करेंगे. ट्रांसलिट्रेशन क्या होती है, रोमनाइजेशन क्या होती है, कैन वी मेक रोमनाइजिंग यूटिलिटीज़, कैन वी मेक ग्राफीम टू फोनीम मैपर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो लिहाजा अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली ओरिएंट करेंगे, और कुछ एक दो कॉन्सेप्ट्स भी रह गए हैं लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिलेबल. इन चीज़ों को अभी हमने मजीद डिटेल में देखना है. तो इंशाल्लाह लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.